हाँ रोहित मालिक, सो गुड मॉर्निंग. Hey, good morning, Ray. Hopefully everybody is doing good. और आशा करते कि आप तोड़ कर रहे होंगे. भारत माता की तोड़ मालिक. तो मालिक, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर ऑडिट की बात करें तो अपन ने एक स्टैंडर्ड कल खत्म किया था मटर्निटी. उसको अपन एक 2 दिन में वापस मैं रिफ्रेश मारता हूं मटर्निटी के ऊपर, मटर्निटी की कहानी को. उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जैसे अपडेट किया था. राइट नाउ ओके, आई एम स्टार्टिंग विद कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट का स्ट्रक्चर चालू करते हैं. अब ऐसा हो सकता है कोई जिन्होंने लॉ में कंपनी ऑडिट पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है जिन्होंने लॉ में कंपनी ऑडिट पढ़ा होगा मालिक, और ऐसा हो सकता है जिन्होंने लॉ में कुछ नहीं पढ़ा है. तो लॉ में जो कुछ नहीं पढ़े वो तो मेरे साथी है आगे. तो हाँ, तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ा कि तुम्हारे टीचर ने चाहा ही नहीं कि तुम वो पढ़ो, तो तुम्हारे ये पॉइंट है. तो अगर जिसके टीचर ने नहीं पढ़ा है कंपनी ऑडिट, तो अब ये सिनारियो है कि तुम यहां पर पढ़ ही रहे हो. अब यहां पर ऐसा हो सकता है जिसके लॉ के टीचर ने पढ़ाया हुआ है. अब सीन ऐसा है, आपने जो पढ़ा है वो हार्डली 40% होगा, क्योंकि कंपनी ऑडिट डिटेल्ड में यहां पर है, बिकॉज यू आर एन ऑडिटर हियर. तो कंपनी ऑडिट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव स्टडीड इन लॉ ओनली. द ओनली स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ लॉ आर देयर, ओके, व्हिच आर कवर्ड. तो अब सिनारे यहां पर है सर, अपन ये जो लॉ का इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, यूजुअली मैं जब लॉ पढ़ाता हूं, लॉ के अंदर मैं ये बोलता हूं कंपनी ऑडिट इसमें पढ़ने के लिए क्यों बेहतर नहीं है, क्योंकि लॉ में इसका स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी लॉ में नहीं रहती, उसके क्वेश्चंस लॉ में नहीं रहते. जो दोनों ग्रुप दे रहा है उसके लिए ये चैप्टर बहुत फायदे का है. यानी नेक्स्ट 10 घंटे ओके आपके लिए अप्रोक्सीमेटली दोनों ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 25+ मार्क्स आपको निकाल के देगा 100%. आपका लॉ और ऑडिट मिलके ये श्योर शॉट है. ओके, अब ये ध्यान रखिए. बस इतना होगा कि ऐसा है कि लॉ में जब आप पढ़ोगे, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन क्वेश्चन के इधर कर रहे हैं वो उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत उधर नहीं होगी. पर डजंट मैटर, डजंट मेक ए सेंस डिफरेंस एज सच. ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस कुछ आड़ा दे रहा है. इट इज ओनली अबाउट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वेश्चन. तो आप फ्लो करिए. ओके, अब जो ये आगे के 5 लेक्चर अपनी कंपनी ऑडिट के रहेंगे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊंगा एक पर्टिकुलर लेक्चर रहेगा जहां पर ओके अपने को डिस्कशन करना ही नहीं है, मतलब जो लॉ वाले रहेंगे उनको देखने की जरूरत नहीं रहेगी. तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वो सिलेबस लॉ में नहीं है. आपको बैठना बैठिए, वो यूट्यूब पे भी रहेगा, बैठना बैठिए एज ए कंपनी ऑडिट का सिलेबस, बट दैट इज नॉट टेकन केयर इन लॉ, विच इज टेकन केयर ओनली इन ऑडिट. पर दोनों के लिए आंसर सेम है. और शायद यही बात है कि जो May 24 में एग्जामिनेशन देगा, मतलब May 24 में ये चीजें ऑडिट से हट गई है, तो ऑडिट के सिलेबस में ये चैप्टर उठ गया है. तो अगर May 24 वाला स्टूडेंट है, May 24 ऑनवर्ड्स वाला स्टूडेंट है, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है? लॉ में, ऑडिट में नहीं. ऑडिट से हट गया है, तो इसका सर्टेन पोर्शन रहेगा ऑडिट में. सर्टेन पोर्शन 143 जिंदगी हमेशा रहेगी. 143 आदमी ने कभी नहीं भूलने का. 143 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, वो तो रहना ही रहना है. लेकिन उसके अलावा ओके ये सिलेबस का पोर्शन बाकी सब लॉ के पोर्शन में हट गया है. तो न्यू सिलेबस में जो रिडंडेंसी थी, सबको लगता था ये डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात थी एक्चुअली. मालूम है क्या, ये डुप्लीकेशन था ही नहीं. मालूम है ओके, ये बहुत अच्छी बात थी. रीजन सिंपल था, क्योंकि इसके डबल बार मार्क्स मिलते थे. पढ़ना एक ही बार है, लेकिन 2 बार मार्क्स मिल जाते थे. बट वही कंटेक्स्ट यहां पर अपने को ध्यान में रखना होगा. तो मेक इट श्योर ओके दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, ओके वन ऑफ द बेस चैप्टर, इजी टू रिमेंबर चैप्टर, ज्यादा दिक्कत वाला चैप्टर नहीं है ये. ओके, बट एक चीज ये दिमाग में रख लेना, जैसा अगर किसी का इंटरप्रिटेशन है कि सर मैंने लॉ में कर लिया, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपने ये चैप्टर फिर करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ में जैसे पढ़ा है आपने, स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, डिटेल्ड मल्टीप्लायर नहीं होता इसका. ओके, तो आप जस्ट गो थ्रू करिए, स्ट्रक्चर वाइज क्लोज करिए. मालिक, व्हेन आई डिस्कस अबाउट कंपनी ऑडिट, ओके यहां पर डेफिनेटली सबसे पहला दिमाग में जो बात आना चाहिए आपके, ओके वो ये बात आनी चाहिए कि यहां पर जो सेक्शन कवरेज होने वाले हैं, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी वुड एग्री, जो सेक्शन कवरेज होने वाले हैं वो सेक्शन सबको पता होना चाहिए. सेक्शन कवरेज होने वाले 139 से लेकर 148. 138 एक एडिशनल इंटरनल ऑडिट का पार्ट है.
ओके जिसको यहां पर कवरेज नहीं मिला जाएगा, ओके वो चैप्टर 4 के अंदर कवरेज मिलेगा। तो पर 138 का छोटा सा पोर्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 138 जब मन करेगा तब कर सकते हैं अपन, मतलब हार्डली मतलब 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है 138, नॉट मोर देन दैट। लेकिन यहां पर जो सेक्शन कवर है 139 से 148, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके जैसे इस कंपनी ऑडिट का सेक्शन है, ओके एक है सेक्शन 138 जो इस चैप्टर में नहीं है, ओके लेकिन अपन कवर करेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, जो आपके सिलेबस का पोर्शन है। आपके सिलेबस का नहीं है ऐसा नहीं है, सिलेबस का है। दूसरा पोर्शन है सेक्शन 139 टू 147, ये है आपका और मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट। और एक होगा सेक्शन 148, ये रहेगा कॉस्ट ऑडिट। आगे 3 ऑडिट आपके कवर हो रहे हैं। ये तरह से सेक्शन का डिवीजन है आपके लिए, ये 3 सेक्शन का डिवीजन है। और ये डिवीजन के फ्लो में आपको ध्यान रखना होगा कैसे जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है। अपना अभी का काम एटलीस्ट आपका आज का, कल का, परसों का काम, ओके 3 दिन एटलीस्ट, 3 दिन मेजरली आपका काम होगा कि आप इस तक बहुत अच्छे से सीमित रहिए। ये चीज आप तोड़ क्लोज करिए, ओके ये चैप्टर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ओके बस मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको वर्डिंग्स की तरफ थोड़े से ध्यान देने हैं, वर्डिंग्स क्या बोल रहा है वो ध्यान देना है। हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन कुछ प्लस माइनस हो, इंटरप्रिटेशन को क्लियर रखिए। ओके स्टार्ट, यहां पर क्या मल्टीप्लायर है, यहां पर है ना थोड़ा सा अप्रोच अपन अलग करेंगे। यहां पर थोड़ा सा अप्रोच अलग क्या करेंगे सर, यहां पर अपन ओके चार्ट बना के आगे नहीं जाएंगे, यहां पर पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे, फिर वो चार्ट में अपडेट करते जाएंगे। ओके यानी यहां पर सबसे पहले डिस्कशन आएगा इंडिविजुअल सेक्शन का, मेरा मन किया वो सेक्शन ले रहा हूं, मेरा मन किया ऐसा सेक्शन ले रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है, पर वो सीक्वेंस जैसे जा रहा है वैसे अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो सेक्शन को अपडेट रख लेंगे। तो जो आपका बुक जा रहा है, जिस बेसिस पे बुक जा रहा है, बुक मॉड्यूल जा रही है अपनी, जिस बेसिस पे बुक जा रही है उस बेसिस पे अपन स्ट्रक्चर वाइज काम कर रहे हैं। जो अपने पंडर लॉ वाले हैं, ओके उनके पास बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट पढ़ना है आप घर पे पढ़ सकते हो, बेयर एक्ट का डिस्कशन इधर नहीं कर रहा हूं मैं। ओके अपन आप बेयर एक्ट में वही चीज है जो इधर डिस्कस किया जा रहा है, तो अपन थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट में रहेंगे, टेक्स्ट बुक के फ्लो में रहिए। ओके और टेक्स्ट बुक का कंटेक्स्ट आप लगाइए। ओके जो आपकी टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट है वो सिमिलर यहां पर डिस्कशन है, हो सकता है 1-2 पॉइंट एडिशनल हो, आपको नोट रह जाएगा। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। ओके 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। 139 में अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 140 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं है, 139 के इंटरेस्ट कल बताएंगे। इसके बाद आता है 140, 140 भी इंटरेस्टिंग है। 140 इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर, यानी 139 में हमने ऑडिटर को क्या किया, अपॉइंट किया, 140 में निकाला। अब निकालने वाले तरीके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो दैट इज सेकंड सिनेरियो। यानी अपन 139 140 साथ में देखेंगे जो कल वाला सेक्शन होगा। तो 139 और 140 ये कल अपन स्थापित करेंगे अपने दिमाग में। तो सर अगला सेक्शन क्या है, 141 जहां पर अपन आज परिश्रम करेंगे। तो मेरा पॉइंट है 139, एक बार नाम बताओ, 139 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एंड 141 इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या नाम है, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ओके तो 141 पे आज चर्चा होगी आपकी, आपके ऑलमोस्ट जो 2 घंटे जाएंगे वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। क्वालिफिकेशन पे भी नहीं जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एक समझना पड़ेगा आपको। ओके तो जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला सिनारियो मैं अगले पेज बजा दो, सबसे पहला सिनारियो आता है सेक्शन 141। ओके दैट इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सर ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है? क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ये ऐसी परिस्थिति है या ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको डिफाइन की हुई है कि ऐसे केस में ऑडिटर बन सकता है कंपनी का या ऑडिटर नहीं बन सकता। क्वालिफिकेशन मींस ऑडिटर को, अगर आपको इस बंदे को ऑडिटर बनाना है तो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्वालिफिकेशन इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम कम्स इज विद डिस्क्वालिफिकेशन। अपने लिए जो सिलेबस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है या बड़ा प्रॉब्लम है वो किस पे है, डिस्क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन की तोड़ लिस्ट है। ओके प्रोबेबिलिटी है कि एक सवाल आज के लेक्चर पे आ जाए, प्रोबेबिलिटी पूरी है, कहीं ना कहीं आपको लॉ में आए या इधर आ जाए, ऑडिट में खासकर ये क्वेश्चन आने की संभावना होगी डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन आइदर ऑफ इट ओके जो भी आए आपके लिए इजी आंसर है। इजी आंसर मतलब समझ लो, ओके पांचट है, आराम से रटने वाला प्रोविजन है, पर जिसमें अपन स्ट्रक्चर वाइज ऐसे जाते हैं। ओके सबसे पहले ओके आपको क्या लगता है कौन क्वालिफाइड है ऑडिट? अच्छा वैसे ये कौन सा ऑडिट चल रहा है, ये कौन सा ऑडिट चल रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। एवरीबॉडी एग्री? ओके याद रखना यहाँ पर ना कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है, ना आपके इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है, ना सेक्रेटरियल ऑडिट की बात हो रही है। ये बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑडिट, सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आपके हिसाब से लगता है कौन ऑडिटर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर? एवरीबॉडी सीए,
Chartered accountant should be there. Only clearing CA is required, or CA should be in practice? CA, only clearing CA. CA should be in practice. Okay, now if I am a CA and I am a practicing CA, so will I open a firm? Okay, now you need to understand, यहां पर जब word use किए गए, ये firm को discuss किया गया. Now the firm can be a proprietorship firm or partnership firm. Okay, वापस मैं बोल रहा हूं. Okay, क्या CA in practice होना चाहिए? Yes. Okay, जो CA in practice होना चाहिए वो क्या खोल के बैठेगा? ऑफिस खोलेगा. ऑफिस कैसे नाम देगा? फर्म. फर्म कैसी हो सकती है? प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है. इज दैट पॉइंट क्लियर? दैट पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है. और पार्टनरशिप के भी दो तरीके आपको ऑलरेडी पता है. एक है अपनी नॉर्मल पार्टनरशिप और एक है एलएलपी. एलएलपी का फुल फॉर्म, जब मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोल रहा हूं तो आपको मालूम होना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने फाउंडेशन में कहीं पर पढ़ा होना चाहिए. बेस बैकग्राउंड है. लिमिटेड एलएलपी वाला कॉन्टेक्स्ट भी कंपनीज एक्ट का ही हिस्सा है, खाली वो रूल्स के अंदर दिया हुआ है. बाकी और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट है नहीं आपके लिए. बट नेवरदलेस एलएलपी, क्या एलएलपी हो सकता है? यस. ओके सर, थोड़ा सा एक एडिशनल विषय मतलब एडिशनल डिस्कशन. कौन पार्टनर बन सकता है सीए के साथ में? खाली सीए ही बन सकता है? खाली सीए बन सकता है? आर्किटेक्चर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है. वाओ वाओ मैन, तोड़ मैन. मेरा क्वेश्चन है, क्या सीए के साथ, पहले तो सीए वाले लाइन वाले तो पकड़ो, क्या सीए सीएस के साथ, क्या सीए के साथ कर सकता है? ये तो ठीक है भाई. सीए सीएस के साथ, क्या सीए सीएमए के साथ? उसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या सीए लॉयर के साथ, क्या सीए आर्किटेक्ट के साथ, सीए इंजीनियर के साथ? ये आप सीए फाइनल में जाने के बाद मालूम पड़ेगा ऑडिट में कौन किसके साथ कर सकता है और कौन किसके साथ नहीं कर सकता. अपनी इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स में दिया हुआ है. किसमें बताया था? हाँ, मैंने बताया हुआ है क्या? मैंने आर्किटेक्ट इंजीनियर कब बताया? नहीं बताया रे? बताया था क्या? अच्छा, ओके, आर्किटेक्ट इंजीनियर बताएगा. ओ शे, मैं सोचा कि यार सब लोग क्रैक कर रहे हैं यार, मैं खुश हो गया. मैं बोला कहां से नॉलेज मिला? शे, मैं सोचा यार भविष्य का, यार मेरे को भविष्य की चिंता हो गई ना रे. अरे फाइनल की बात. डॉक्टर नहीं, आई एम सॉरी, डॉक्टर के साथ नहीं हो सकता. बीटेक है, ओके, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, ओके, उनके साथ दिया हुआ है. डॉक्टर इज नॉट. ओके सर, ये पॉइंट ध्यान रखिए. तो नेवरदलेस डॉक्टर के साथ नहीं कर सकता भाई. पर नेवरदलेस ये सारी चीजें आप किधर पढ़ोगे? सीए फाइनल में जाने के बाद. कोड ऑफ एथिक्स है, एमबीए भी है, परमिटेड है, एमबीए भी है. ओके, हाँ, उन्होंने क्वालिफिकेशन डिफाइन की है. उनके साथ ही पार्टनरशिप कर सकते हो, किसी और के साथ किया तो आप गिल्टी हो. आप किसी और के साथ कर नहीं सकते. पर ये आपका सिलेबस नहीं है, इधर पंचायती मत करिए. मेरा सवाल क्या, जो डिस्कशन करना है वो करने दीजिए. मेरा सवाल है, क्या सीए पार्टनरशिप बना सकता है नॉन सीए से भी? मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या सीए नॉन पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप बना सकता है नॉन सीए से भी? तो अब मेरे को बताओ, एक फर्म है जिसमें एक सीए है, ओके, एक सीएस है, एक सीएम है, क्या वो फर्म को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है? मैं क्या बोल रहा हूं, एक फर्म है, ओके. अच्छा, पहले मेरे को आंसर बता दीजिए, मेरे को आप बता दीजिए पहले, कौन होना चाहिए? सीए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. सीए प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, ओके, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, जो सीओपी लेगा. आत्मा क्लियर है? सीओपी का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है. सो अब क्वेश्चन ये आता है, सीए जो अपन ने बोला वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए या नॉन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग. क्या उसके पास सीओपी होना चाहिए? यस. ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्या उनकी फर्म होनी चाहिए? सीए फर्म होनी चाहिए. यूजुअली फर्म दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. इज दैट पॉइंट क्लियर? अरे हाय है ना? ठीक है. अब सवाल ये उठा, क्या फर्म एलएलपी भी हो सकती है? ओके, अब सवाल ये है, फर्म अगर पार्टनरशिप फर्म हुई या एलएलपी हुई. अब मेरा सवाल समझो, अगर फर्म पार्टनरशिप हुई और एलएलपी हुई, अब मेरा सवाल है, ओके, इसमें पार्टनर्स, ओके, सीए भी हो सकते हैं और अदर भी हो सकते हैं. अब मेरा सवाल है, क्या ऐसी फर्म को आपन ने, ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाना चलेगा? परमिशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा, ओके, परमिशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा, सीए, एक सीए प्लस एक सीएस प्लस एक सीए में, ये तीनों की फर्म है, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकती है? दूसरा दो सीए, सुन लो, दो सीए, मैं दो तीन परमिशन कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, आप उसको देखिए और आंसर सॉल्व करना है. ओके, दो सीए है, एक सीएस है, प्लस एक सीए में है, एक सीए में है. और तीसरा सिनेरियो, ओके, दो सीए प्लस एक सीएस. अब मेरे को बताओ, क्या यहां पर ये अपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ, मेरे को बताइए कौन सा पॉइंट है पहले वाले केस में.
क्या वो सीए ये क्या वो लॉजिक बैठ सकता है सीए का? सर तीनों केसेस में बैठता है, बट एंगेजमेंट पार्टनर सीए। एंगेजमेंट पार्टनर छोड़ दे, एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कशन है क्या इधर? नहीं, इधर अपन सीए स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ बोला तो मेरा सवाल है, ओके आपको क्या लगता है कौन से केस में ओके ये रह सकता है? बस याद रखना, रीजन सिंपल है, ये जो आप बोल रहे हो इसमें एक वर्ड डालो, मेजॉरिटी शुड बी, मेजॉरिटी पार्टनर शुड बी सीए। वेरी इंपॉर्टेंट, सीए होने चाहिए जो प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। समझ आ क्या? तो मेरे को बता सेकंड केस क्यों नहीं हो सकता? सेकंड में भी तो दो सीए है, 50-50 है, मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी सी होना चाहिए। और ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा या सीएस करेगा? मेजॉरिटी सीए, यानी थर्ड वाले केस एप्लीकेबल है, लेकिन क्या सीएस ऑडिटर बन सकता है? नहीं, सीए ऑडिटर रहेगा। आत्मा क्लियर? ये हो गया तेरा 141(1), 141(2), 141(1), 141(2) सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्लोज कर चुके हैं अपन। ओके, ये 141(1) और 2 की कहानी अपन खत्म कर चुके हैं। 141(1) एंड 2 का पॉइंट। भारत माता की जय। झेपा गया मालिक एवरीबॉडी। तो ये आपका पैराग्राफ, अगर मैं टेक्स्ट बुक से जाता हूं, टेक्स्ट बुक में खाली मैं आपको अपडेट कर देता हूं, 1 मिनट खाली मैं जा रहा हूं, बाकी मैं वो लिखने में रहूंगा। तुमको खाली टेक्स्ट बुक से कैसे देखना है या कुछ करना है, जो जिसकी टेक्स्ट बुक जैसी रहेगी उस फ्लो में देखिए। पेज नंबर तो इसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो 220 तक मारते सर्च। हाँ, 220 में ज्यादा हो गया। मिनिमम पार्टनर शुड बी सीए प्रैक्टिसिंग? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम पार्टनर नहीं, मैक्सिमम पार्टनर। ये पॉइंट रखो। ओके, ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी। इधर से अपन बात कर रहे हैं, ये वाला 1 पॉइंट आ गया, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 एंड 2 क्लोज कर चुके अपन। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो 1 में अपन ने क्या पढ़ा? ओके, पर्सन एलिजिबल रहेगा अपॉइंटमेंट करने के लिए। 2 बोलेगा फर्म रहेगी, फर्म में मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कौन होने चाहिए? सी होने चाहिए। भारत माता की जय। समझा? ओके, कैन फर्म बी एलएलपी? यस। ओके, अब सवाल उठता है जो अपन आगे की बात कर रहे हैं। मैं किधर गए रे शीट? क्या पागल विगल हो गया मैं? एक मिनट, 1 सेकंड मालिक। आज यही है 25 जुलाई क्या? हाँ, थैंक्स मैन। ठीक है, सवाल ये है, क्वालिफिकेशन अपन ने डिस्कस कर लिया, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लिया। ओके, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लिया। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड दैट इज वन ऑफ द फिक्स क्वेश्चन, एंड इस पे मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, ओके, डिसक्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन मेरे लिए क्लियर है, सीए होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उसकी फर्म होनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो। यानी जब प्रोप्राइटरशिप होगी, वर्डिंग लॉ लिखता है सीए इन प्रैक्टिस, और जब फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी, वो बोलेगा पार्टनरशिप फर्म। ये क्लियर कट वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अब सवाल उठता है, सर प्रॉब्लम इज नॉट विद क्वालिफिकेशन, प्रॉब्लम इज विद डिसक्वालिफिकेशन। कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? तो सवाल ये उठता है, 141 सबसेक्शन 3 में कौन ऑडिटर नहीं बन सकता इस सबसेक्शन 3? सबसेक्शन 4 में ज्यादा चिंता मत करना, सबसेक्शन 4 क्लोज हो जाएगा। यानी मेरा सवाल है, 141 में कितने सबसेक्शन है? 4। 1 2 3 4। 1 2 फटाफट है, 4 2 मिनट का काम है, 3 सबसे बड़ा है। ओके, सबसेक्शन 3 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस है, और क्लॉजेस के ऊपर मतलब बकायदा अपने को डिस्कशन करना है। तो मेरी सारी आत्मा, ओके, पहले एक एक इंडिविजुअल क्लॉज पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एक समरी में लिखता हूं, जिससे अपने को ये समरी शीट भी बन जाती है। जो आपको लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी है मत लिखो, मैंने तो आपको मना किया हुआ है, पर स्ट्रक्चर वाइज आपका चॉइस रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि 10th में अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर कट है। ओके, अब सवाल ये है, स्क्रीन पे देखिए। ओके, अगर मैं पहले पॉइंट पे जाता हूं, एकदम पांचट आंसर, इंडिविजुअली जाइए। क्या कर रहे हो, कौन सी चीज आ रही है पागल? ओके, इंडिविजुअली जाइए 3 के अंदर, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 1 along with rule 10,
Okay, blah, the following person shall not be eligible for appointment as an auditor of company. मतलब नीचे वाले जो दिए गए लोग हैं वो कौन नहीं बन सकते? ऑडिटर। रूल 10(1) में मत फंसिए, सिर्फ आप याद रखिए सबसेक्शन 41 सबसेक्शन 3, 141 सबसेक्शन 3, 141 सबसेक्शन 3 बोलता है कौन यहां पर ऑडिटर नहीं बन सकता, उसकी लिस्ट बताई जा रही है। ओके, पहला सिनारियो, अ बॉडी कॉर्पोरेट, वर्ड देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, यानी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कौन? कंपनी। ओके, ऑडिटर कंपनी नहीं रख सकते, मतलब एज ए ऑडिटर कंपनी को अपन ऑडिटर नहीं रख सकते। और मैं आपको बता दूं क्योंकि सीए इन प्रैक्टिस कंपनी नहीं खोल सकता। मैं कंपनी नहीं खोल सकता किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी नहीं खोल सकता। वो ऐसे नहीं बोलेगा एटी एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसा नहीं खोल सकता। कंपनी उसको खोलने वाला कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी नहीं खोल सकता जो प्रैक्टिस कर सकती है। इसमें ही अपन गिल्टी है कोड ऑफ एथिक्स में। ओके सर, इज अ रीजन सिंपल है, बिकॉज आपको यह मालूम होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो याद होगा कंपनी एंड मेंबर्स आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, उनके कुछ एग्रीमेंट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है, पर दोनों अलग अलग है, लाइबिलिटी नहीं होगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर डायरेक्टली लायबल, बात खत्म। इसीलिए आप यहां पर किसको ऑडिटर बनाओगे? फर्म को। और फर्म दो तरह की होती है, कौन सी? नहीं, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म हो गई, और एक कौन सी? ओके, सोल प्रोप्राइटर। आप ये याद रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी ऑडिटर बनती है। दैट्स इट, पहला पॉइंट। यानी कौन नहीं बन सकता? उल्टा आंसर याद रखो, कौन नहीं बन सकता? ओके, कंपनी नहीं बन सकती। तो पहला आंसर कंपनी। क्लियर है मालिक? पहले 3 आंसर को क्लोज करो, फिर बाद में तीनों को रिवाइज करते, फिर चौथे पे जाते, चौथे को टाइम लगेगा, फिर 5वां 6वां 7वां फटाफट खत्म होगा, और रूल्स का तो पॉइंट 144 तो खत्म हो जाएगा। पर पहला पॉइंट, ओके, कौन नहीं बन सकता? कंपनी। दूसरा सिनेरियो, ओके, मेरे को बताइए कौन नहीं बन सकता? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। ओके, यानी कंपनी का कोई भी ऑफिसर या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय? ऑफिसर मतलब कौन होते हैं? मैनेजमेंट, ओके, यानी डायरेक्टर, ओके, याद है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज एन ऑफिसर। तो ऑफिसर और एम्प्लॉय क्या नहीं बन सकते? ऑडिटर। किसके? कंपनी के। यानी कान खुले, अभी तक देखो, फिल्टर आंसर समझो, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। मैंने नहीं बोला ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी। मैंने रेस्ट्रिक्शन अभी किस पे डाला हुआ है? कंपनी पे। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। यानी एग्जांपल एक लेट एज्यूम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, पीछे वाले पंडा, इसका नाम आज इसको शिव कुमार। शिव कुमार इस कंपनी का एम्प्लॉय है। शिव कुमार इस कंपनी का एम्प्लॉय है। कंपनी में थोड़ी हेर फेर हुई है आज, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स आगे पीछे हिल गए हैं, तो कंपनी के अंदर कोई और घुसपैठ आया है, तो कंपनी के अंदर एक घुसपैठ हुआ है। तो हाँ, क्या बोलते इसको? 240 फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड वाला आदमी है ये। ओके, तो नेवरदलेस, तो इसलिए घुसपैठ हुई, तो कंपनी हिल गया। लेकिन शिव कुमार कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन ही इज ए सीए। कैन ही बिकम एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी? क्यों सर? इवन इफ इज प्रैक्टिसिंग देन ऑल्सो ही इज प्रैक्टिसिंग सीए ऑल्सो। अभी आपका सवाल ये भी आएगा, सर ऐसा हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और मैं एम्प्लॉय भी हूं, परमिशन लेनी पड़ती है? सीए फाइनल में जाने के बाद मालूम पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए हो, ओके, और आपको नौकरी भी करनी है, क्या ये परमिटेड है? यस, परमिशन ऑफ आईसीआई इज रिक्वायर्ड। ओके, स्पेशल परमिशन, जनरल परमिशन। लेकिन कहां पर क्या है, वो सारे क्राइटेरिया है, मैं डिस्कस उसमें नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है मालिक? तो अगर मैं बोल रहा हूं शिव कुमार मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है, शिव कुमार मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है भाई साहब, और शिव कुमार ने, ओके, एम्प्लॉय, बट ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग सीए, कैन कंपनी मेक हिम एन ऑडिटर? नहीं। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। दूसरा सिनेरियो, ओके, यहां पर मोनिश इज ए सीए, प्रैक्टिस सीए, बट ही इज कंपनी का डायरेक्टर, कैन ही बी एन ऑडिटर? व्हाई? ओके, इसीलिए। एंड टू द एक्सटेंट, अगर ऑडिट की लैंग्वेज में बात करें, दिस इज नथिंग बट सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, खुद का काम कैसे रिव्यू करोगे यार? ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा। भारत माता की जेब आगे मालिक, एवरीबॉडी तोड़मैन। तो सेकंड पॉइंट क्लियर करें। थर्ड पॉइंट सुनो, पहले इधर सुनो, उसके बाद आगे जाओ। अब ये शिव कुमार के पास एक एम्प्लॉय है, गगन। गगन इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी,
गगन इज एन एम्प्लॉय ऑफ शिव कुमार और ए पार्टनर ऑफ शिव कुमार। ओके नहीं नहीं, तू एम्प्लॉय है, ओके, अंजलि इज ए पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में आप समझ रहे हो, ओके, शिव कुमार ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है। मैंने आपको बताया था एक सीए प्रैक्टिसिंग काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट रह सकता है। तो शिव कुमार एक प्रैक्टिसिंग सीए है जिसके पार्टनर में अंजलि इज ए पार्टनर एंड गगन इज एन एम्प्लॉय। Even Anjali is having a COP and Gagan is also having a COP. Gagan is a CA who is a practicing CA working in a CA practice firm. He is not working as a partner, he is working as a employee. तो अब मेरे को बताओ, क्या मैं, पहला सवाल, क्या मैं गगन को बना दूं इधर? नहीं बन सकता। ओके, आपको समझ, रिलेटेड नहीं, मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या है इसमें? रिलेटेड नहीं, मेरे को आंसर चाहिए, क्योंकि जिससे कंक्लूजन करोगे, क्या वो इन्फ्लुएंस हो सकता है? बस इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, इन्फ्लुएंस हो सकता है, और इन्फ्लुएंस हुआ, ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए फैमिलिटी थ्रेट्स। इसमें सेल्फ रिव्यू मत बोलना, इसमें सेल्फ रिव्यू नहीं आएगा। क्या आएगा? फैमिलिटी। ना वो फैमिलियर है उससे, तो फैमिलिटी लॉजिक समझ में आ रहा है मालिक? तो नेवरदलेस गगन को अपन क्या नहीं बना सकते? ऑडिटर। ओके, तो क्या अंजलि को बना सकते? पार्टनर है नहीं, वापस कौन सा कॉन्सेप्ट? फैमिलियर। इसीलिए तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा पढ़िए, और वापस मैं बोल रहा हूं, कहीं पर भी मैंने होल्डिंग कंपनी की बात की है क्या? नहीं, होल्डिंग सब्सिडी किसी और की बात नहीं की है। तो अपने पहले 3 आंसर में आप सिर्फ कंपनी तक सीमित रहिए। तो पहले 3 आंसर में तीसरा पॉइंट पढ़िए, क्या बोला हुआ है? ओके, अ पर्सन, स्टेटमेंट पढ़िए, हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। समझ में आया क्या? यानी यहां पर क्या हुआ? ओके, पार्टनर अंजलि थी, एम्प्लॉयमेंट गगन। आगे समझा क्या? एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय समझा क्या? नहीं समझा? गगन, ठीक है यार, कभी कभी गगन सीए ना यार। नहीं, तेरे को क्या बनना है गगन, बता। बट भारत माता की जेबा क्या मालिक? तो पहले 3 आंसर बताइए, कौन कौन मेरा क्वेश्चन है, ओके, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, मेरे को बताइए। पहला पॉइंट, पहला सेट में पहला पॉइंट है, ओके, ए, कौन नहीं बन सकता? बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कंपनी नहीं बन सकती। दूसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ किसका? कंपनी और होल्डिंग कंपनी। और तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ बी, समझा क्या? एवरीबॉडी इधर तक क्लियर? पक्का इधर तक कोई दिक्कत? समझा क्या? बी वाला से लिखा मैंने, वो समझा मालिक? क्या सर, एक कंपनी की एम्प्लॉय अदर कंपनी को ऑडिट कर सकता है? आंसर यस, अगर वो सीए प्रैक्टिसिंग सीए है तो। मेरे को बताओ, ओके, मैं किसकी बात करता हूं? चलो, ओके, शिव कुमार इज ए प्रैक्टिसिंग सीए, इज ही इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंपनी, बट कैन ही बिकम ए ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड सम अदर कंपनी? यस, बट ही विल बी अपॉइंट। वो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए उसके कुछ और क्राइटेरिया रहेंगे तो ठीक है, पर मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप में पार्टनर होना चाहिए वो, पर वो एम्प्लॉयमेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें दिक्कत ही नहीं। पर इस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इस कंपनी का रोक लगाई भाई, हमने इस कंपनी को रोक लगाई। समझ में आया क्या? एवरीबॉडी, सेम कंपनी की बात कर रहे हैं। सेम कंपनी में जिस कंपनी का एम्प्लॉय है, उस कंपनी का ऑडिटर कैसे बनेगा? क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉय हूं और मैं ऑडिटर बनता हूं तो मैं तो बोलूंगा अच्छा है, ओके, क्योंकि मैंने ही बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ही बनाया है, तो मेरा तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना रे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। पक्का? ठीक है, दूसरे सेट के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा सेट बहुत टेक्निकल पॉइंट है, अच्छे से समझिए। ओके, सेकंड सेट पे ध्यान दीजिए। थर्ड सेट इजी रहेगा, फोर्थ सेट ओके रटने वाला रहेगा। पहले बात करते हैं सेकंड सेट की, बात करते हैं सेकंड सेट पे जाते हैं। ओके, जहां पर अपन डी की चर्चा करते हैं, यहां पर आप याद रखना पी ओके, पीपीआर, ओके, पॉपुलर मत डाली है। पीपीआर फुल फॉर्म पहले मैं बता रहा हूं, पहले शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। पीपीआर, पर्सन, कान खुले, पर्सन जिसको आप ऑडिटर बना रहे हो, या अरे मैं बोलूं, पर्सन जिसको आप ऑडिटर बना रहे हो, उस पर्सन का पार्टनर या उस पर्सन के रिलेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना कोशिश करो। ओके, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव। पर ये पार्टनर और रिलेटिव कौन? पर्सन के, जिसको आप ऑडिटर बना रहे हो। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अगर आपने आपने पर्सन को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, उस पर्सन का पार्टनर और उस पर्सन के, मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए। वापस आ रहे हैं, देखो क्लिक। अरे नहीं तो इतना टाइम थोड़ा ना डालता, मैं तो पीपीआर 2 मिनट में बोल देता। पर्सन, किसका पार्टनर, किसका रिलेटिव,
पार्टनर का नहीं, पार्टनर के रिलेटिव में घुसना मत। समझ में कुछ आया? ओके, गड़बड़ मत करना। पर्सन, पर्सन का पार्टनर, पर्सन के रिलेटिव, पार्टनर के रिलेटिव का इधर लेना देना नहीं है। मेरे पार्टनर के रिलेटिव क्या कर रहे हो सर, मेरे को कोई कंसर्न नहीं है। मेरे पार्टनर के रिलेटिव जो भी कॉम्प्रोमाइज करोगे मेरे को कंसर्न नहीं है, डिस्कशन नहीं है। ये तीन रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? ये तीन रेस्ट्रिक्शन है पर्सन के ऊपर, पार्टनर के ऊपर और रिलेटिव पर। ये पार्टनर और रिलेटिव किसका? पर्सन का। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैं ऑडिटर हूं, इस कंपनी का मैं ऑडिटर हूं ना रे। जो कंपनी आज टूट गई, डाइल्यूट हो चुकी है, कैसे कैसे टुकड़ों में बट चुके रे ये लोग। ये एक जन के कमेंट से, एक जन के कमेंट से ये लोग टूट गए रे, एक जन के कमेंट से ये हिल गए रे। ये एक जन में एक ही जन तो कमेंट है, तो मैं बता रहा हूं। एक डाइवेस्टमेंट, कमजोर कमजोर, ओके, हिल गए। ओके, अब सवाल ये समझो, मेरा पार्टनर चयन, चयन किधर आया गया? हाँ हाँ ठीक है, आया। क्या खा रहा क्या तू? मैक्स प्रोटीन। चयन हमारा पार्टनर यही है, मजे करता है, बड़ा मेहनत कर रहा है ना, चलो ना, ये मेहनत कर रहा है, चलने दो। अब मैं बोल रहा हूं, सुनो। ओके, सर आई कांट अंडरस्टैंड हाउ शिव कुमार इज एन एम्प्लॉय एज वेल एज प्रैक्टिसिंग सीए। ओके, गो इन फाइनल, यू विल अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू एंटर इनटू फाइनल। ओके, आपको ये समझेगा। सर क्या मैं ऐसे खोल देता हूं? एग्जांपल ऐसा, एक ओफू बता देता हूं खाली इतना। शिव कुमार का एक ऑफिस है। ओके, वो आईसीआई के पास गया। ओके, वो बोला मेरे को इधर जॉब करना है, तो आईसीआई ने बोला ठीक है, तेरे को जॉब करना है ना, तो तेरे ऑफिस में और एक पार्टनर को ढूंढ जो ऑफिस मैनेज करेगा। तो शिव कुमार का एक पार्टनर बनाता है, शिव कुमार गगन को पार्टनर बनाता है, एग्जांपल देता है, नहीं अंजलि को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाता है। अब वो ऑफिस का कौन ध्यान रख रहा है? अंजलि। आईसीआई बोलता है हम ऑफिस खाली नहीं दिखना चाहिए, ऑफिस खाली नहीं दिखना चाहिए। कुछ समझ में आया मालिक? तो अब आप कर सकते हो, लेकिन ये परमिशन लेके करना है। ये बिना पूछे उसने पार्टनर बना दिया और वो जाके एम्प्लॉयमेंट में गया, ठुक गई, कोड ऑफ एथिक्स गिल्टी। ओके, कैंसल, डिग्री कैंसल। यस पंडर। टीचर का चलता है, पर टीचर भी किधर चलता है? प्राइवेट कोचिंग नहीं चलता, इंस्टीट्यूट की कोचिंग ये चलेगी। ये प्राइवेट कोचिंग में भी अगर उसका टाइम कितना जा रहा है उसके ऊपर प्रोपोर्शन है। एग्जांपल, मैं प्रैक्टिसिंग सीए था, स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिसिंग सीए था। ओके, प्रैक्टिसिंग सीए के टाइम पे मैं टीचिंग में आया था, लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ा टीचिंग का टाइम ज्यादा जाने लगा, ओके, वापस फिर मैंने पार्टनर सीओपी कैंसिल कर दिया और फिर टीचिंग में फुल टाइम रहा, क्योंकि इधर ही पैसा तोड़ा रहा है। जिधर पैसा तोड़ाएगा उधर काम करेगा आदमी, लॉजिक यही है। पर ये एप्रोप्रिएट टाइमिंग दे रहे ना वो क्योंकि एप्रोप्रिएट टाइमिंग वो मैनेज कर रहा है, टाइमिंग उसको नंबर ऑफ आवर्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं, कितना टाइम डाला है ये मेंटेन कर, उसके पास रिकॉर्ड्स है। वो इतनी बैच ली, क्योंकि इंस्टीट्यूट कल बुलाया, कुछ हुआ, इंस्टीट्यूट को प्रूव करना पड़ेगा इतना बैच लिया, इतना टाइम ही हमने टीचिंग में डाला है, प्रोपोर्शनेट टाइम डाला हुआ, रेशियोज है, अलग अलग रेशियोज है, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, वो अलग अलग रेशियो है। वो सीए फाइनल में जाने के बाद देखना भाई। आत्मा क्लियर? बोल पंडर। सपोज एक प्रैक्टिसिंग सीए कंपनी में काम कर रहा है, तो वो उसके जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका ऑडिट कर सकता है, और जिसका ऑडिट करना है ऑडिट कर रहे तो कंपनी। मैं एक क्वेश्चन क्या है वेदांत का समझा गया? ओके, एक अभी एग्जांपल, ओके देखो, शिव कुमार अपनी एक कंपनी में काम कर रहा है, ये कंपनी की कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, क्या उसका ऑडिटर बन सकता है? मैंने क्या बोला, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? यस, वो उसका लुकआउट अलग रखो, लेकिन यहां पर ओके वो कॉम्पिटिटर का ऑडिटर बन रहा है, तो या तो कॉम्पिटिटर क्यूट है या तो ये लोग क्यूट है, दोनों में से जो कोई ना कोई एक क्यूट है। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि ये डिस्कशन ही गलत है। ओके, तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, तो कंपनी का रेस्ट्रिक्शन डालने चाहिए थे। कंपनी वाले जो ये बैठे हुए डायरेक्टर ये कुछ देख नहीं रहे, या तो वो डायरेक्टर चोमू है, या तो तुमने ही भेजा अंदर, तो फिर वो कंपनी वाले डायरेक्टर चोमू है। ओके, समझ में आया मालिक? ठीक है, मेरा पॉइंट है पीपीआर क्या फुल फॉर्म है? रिलेटिव। पर रिलेटिव किसका? पर्सन का। यानी अब मेरा क्वेश्चन है, मैं और चयन, ओके, चयन और मैं पार्टनर है। ओके, ये रेस्ट्रिक्शन मैं आपको 3 रेस्ट्रिक्शन डालूंगा, ये रेस्ट्रिक्शन में मैं टोटल 3 रेस्ट्रिक्शन डालूंगा। ओके, एक रेस्ट्रिक्शन होगा सिक्योरिटी का, एक रेस्ट्रिक्शन होगा सिक्योरिटीज का, एक रेस्ट्रिक्शन होगा इंडेप्टनेस का, और एक पॉइंट होगा फॉर गारंटी। ये 3 चीजें हो गया। मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन डालूंगा, सिक्योरिटीज के ऊपर डालूंगा, इंडेप्टनेस पे डालूंगा, गारंटी पे डालूंगा। मेरा क्वेश्चन है ये रेस्ट्रिक्शन किसको किसको एप्लीकेबल है? मुझे चयन को, और रिलेटिव किसके? मेरे रिलेटिव, चयन के नहीं,
मेरे रिलेटिव, समझ में कुछ आया एवरीबॉडी? ओके, ये ध्यान रखना। ओके, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव। वापस चाहिए मुझे, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? सारे पार्टनर के साथ रिलेटिव नहीं होंगे। ओके, ये ध्यान रखना, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये पा ठीक है। ओके, अब पहला पॉइंट है, ओके, ये रेस्ट्रिक्शन समझते हैं। फिर मैं और एक इसमें कॉम्प्लिकेशन घुसाता हूं, वो बाद में की बात बाद में। पर पहले एटलीस्ट ये समझा, तो सब जब भी लगाओगे लॉजिक किसका लगाओगे? मेरा, मेरे पार्टनर का, मेरे रिलेटिव्स के। ओके, सुनो एक पंचायती डिस्कशन, एक पंचर आंसर। मेरी एक कोई पार्टनरशिप फर्म है जो है ना, ओके, पेन बनाती है, पेन। ओके, पेन बनाने वाली एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर मीत पार्टनर है मेरा, मीत पार्टनर है। ओके, मीत इज अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म व्हिच मैन्युफैक्चर पेन। ओके, समझ में कुछ आया? ओके, अब वो पार्टनरशिप फर्म सीए, वो पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये डिस्कशन ही मत करो, क्योंकि वो पार्टनरशिप का इधर लेना देना ही नहीं है। इधर कौन से पार्टनर का लेना देना है? ये कौन से पार्टनर का लेना है? जो मेरे साथ प्रैक्टिसिंग सीए है। नहीं समझा? ये कौन से पार्टनर्स का लेना देना है? जो मेरे साथ प्रैक्टिसिंग सीए फॉर्म खोल के बैठे हुए। मेरे दूसरे बिजनेस पार्टनर को इसमें मिक्स मत करिए। इट में आई में एंटर इनटू मल्टीपल पार्टनरशिप्स, बट उसको मिक्स मत करिए इधर। आत्मा क्लियर? और उसमें भी आप है ना सबके साथ ऐसे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये डिस्कशन आएगा सीएफएल में। यू कैन नॉट बिकम पार्टनर इन ऐसे पंचायती पार्टनरशिप फर्म। कुछ जगह आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हो, कुछ जगह कैसे क्या बन सकते हो, उसके रेस्ट्रिक्शंस है। बट सवाल ये है, ओके, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूं, मैं मेरे रिलेटिव की बात कर रहा हूं। ओके, तो मेरा पार्टनर, पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव, यानी मेरी चयन की और मेरे रिलेटिव की बात हो रही है। सबसे पहला सवाल है, सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते सर। अब सवाल होता है सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, सुन लीजिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा पॉइंट है, डिस्कशन काफी है। बट उसके पहले मैं एक रिलेटिव का डेफिनेशन क्लियर कर दूं आप सबको। रिलेटिव का डेफिनेशन आपने जो कंपनी एक्ट में पढ़ा है वही आंसर सेम है, कोई नया आंसर नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट ही चल रहा है। सर कौन से रिलेटिव में कौन कौन आता है? मेरे स्पाउस, ओके, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो भी रहेगा वो आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो फादर, मदर, ओके, उसके बाद ओके, ब्रदर सिस्टर, ये क्लियर? फिर ब्रदर की वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड, ओके, एवरीबॉडी क्लियर? उसके बाद सन, डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स वाइफ नहीं होती है, डॉटर्स हस्बैंड। ये सबको घुसड़े हुए, पूरी तरह गलत है। क्या मजाक कर रहे हो? हु आर द रिलेटिव्स? पहला पॉइंट स्पाउस, गड़बड़ है, तुम मार डालो, मतलब जहर खा जाओ, या तो मेरे को मत दो, तुम ही खाओ। सुन अभी, तुम इतना पॉइंट कर रहे हो। सुनो, मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने दो। मेरा पहला पॉइंट, रिलेटिव का मतलब है स्पाउस। उसके बाद फादर लाओ, मदर लाओ, फिर ब्रदर लाओ, सिस्टर लाओ। इनके हस्बैंड और इनके वाइफ को मत घुसेड़ो। मेरा जीजा मेरा रिलेटिव नहीं है, समझ में आ रहे हो? ओके, ये मेरा जीजा रिलेटिव नहीं है। ओके, इनके हस्बैंड इनके वाइफ का कोई लेना देना नहीं है। ओके, बेटा बेटी, पर बेटा की वाइफ और बेटी का हस्बैंड ये आता है मेरे रिलेटिव में। सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड ये मेरे रिलेटिव है। ब्रदर वाइफ मेरे रिलेटिव नहीं है। ओके, सिस्टर्स हस्बैंड रिलेटिव नहीं है। समझ में आया? तो ये दो को हटाओ। ओके, ये दो हटाओ, आपने डेफिनेशन में वो दोनों भी इंक्लूड कर लिया। ओके, तो कौन रिलेटिव में कौन कौन आता भाई? रिलेटिव में कौन कौन आता? रिलेटिव में स्पाउस रिलेटिव आ जाएगा। सेल्फ तो है ही ने कवर रे, सबसे पहला सेल्फ। तो कितनी दूसरे की स्पाउस बोल रहे हो क्या? मां कसम। फादर, मदर, सन नहीं, पहले ब्रदर। जो इंडिविजुअल वाले खत्म करो, इंडिविजुअल है, सिस्टर। अब सन नहीं, सन डाला, सन्स वाइफ। डॉटर डाला, डॉटर हस्बैंड। ये आप इमेजिन करो कितने रेस्ट्रिक्शन है। हाँ भाई, ये रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन सारे है। बस इसमें सिर्फ एक क्या क्या डालना मालूम है? स्टेप डालना सब में, एक्सेप्ट डॉटर। सिस्टर नहीं रहे, डॉटर, इसमें स्टेप डॉटर इंक्लूडेड नहीं है। और स्पाउस में स्टेप मत लगाना। जिसने स्पाउस में स्टेप पाउस लगा दिया गड़बड़ हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग स्पाउस है वो खत्म है, बस। एवरीबॉडी क्लियर है?
तो सिर्फ आप याद रखना इन सब में एक्सेप्ट डॉटर, सब में स्टेप कवर्ड है। सर डॉटर्स हस्बैंड में भी नहीं, क्या डॉटर्स हस्बैंड डॉटर हस्बैंड मतलब डॉटर स्टेप डॉटर नहीं है तो डॉटर हस्बैंड कैसे होएगा वो? हाँ, डॉटर हस्बैंड का कॉन्फ्यूजन में मार रहा हूं ना, कन्फ्यूजन ही कर रहा है। हाँ, स्टेप सन की वाइफ भी आती है, सन की दूसरी वाइफ। ओके, बोलना बोलना। सिस्टर एडॉप्टेड है, स्टेप सिस्टर है ना। स्टेप सिस्टर मतलब पापा मम्मी एडॉप्टेड है। इसके अलावा HUF, इसके अलावा HUF। आत्मा क्लियर है? देखो मैं वापस बता रहा हूं, लॉजिक ध्यान रखना। अरे लॉजिक ध्यान रखना, इतने इतने कॉन्क्रीट एलिमेंट में फंसो मत, लॉजिक समझा लो। सब जगह स्टेप इंक्लूड किया है, तो अभी आप बोलोगे सर डॉटर्स हस्बैंड, स्टेप डॉटर हस्बैंड आएगा क्या? अब जब स्टेप डॉटर इंक्लूडेड ही नहीं है तो स्टेप डॉटर हस्बैंड का लॉजिक नहीं बैठता। ठीक है, ये डिफाइंड है। सन्स और सन के अंदर क्या स्टेप सन भी इंक्लूडेड है? तो सन्स वाइफ। अब मेरे लिए सन में तो स्टेप सन भी इंक्लूडेड है, सन सी वाइफ तो स्टेप सन वाली भी वाइफ, सन्स वाइफ ही हुई मेरे लिए। ओके, अरे चोमे फालतू टाइम पास मत करिए। ओके, दूसरा तीसरा शादी तेरे को जो करना है कर, तू कर पंचायती कर, इधर मत कर। ओके, ऐसा सिनारियो। सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, क्या ये स्टेप स्टेप चलेगा? यस। मदर, स्टेप मदर भी चलेगा, स्टेप फादर भी है। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, ये वाले सिनारियो में आपको ध्यान रखना है। ओके, ये वाले सिनारियो में आपके सारे के सारे एलिमेंट कवर होते हैं, और स्पाउस आपको ध्यान रखना होगा, और इसके साथ में HUF एक एडिशनल ध्यान रखना होगा। HUF भी आपके लिए रिलेटेड पार्टी माना जाता है। तो यानी अब जो मैं आपको रेस्ट्रिक्शन बता रहा हूं, नेक्स्ट मतलब 15 मिनट में अपन जो रेस्ट्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये सबके पास वो रेस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं। और सबके पास रेस्ट्रिक्शन क्या लगने वाले? पहला पॉइंट, ओके, ये पहले पॉइंट की चिंता बहुत, पहले पॉइंट का विषय बहुत भारी है, पहले पॉइंट की चिंता बहुत करनी पड़ेगी आपको। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। ओके, देखो इधर वर्डिंग देखो एक बार थोड़ा सा, मैं जा रहा हूं टेक्स्ट बुक में। अ पर्सन हु इज, हु कॉमा और हिज रिलेटिव और पार्टनर, समझ में आया? ओके, अ पर्सन कॉमा और हिज रिलेटिव कॉमा पार्टनर, यानी उसका रिलेटिव नहीं तो उसका पार्टनर। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी रिलेटिव किसका लिया गया है? पर्सन का। पार्टनर के रिलेटिव में ठोको मत, मैं PPR शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूं इसलिए रिलेटिव बाद में आता है, लेकिन ये पर्सन, पर्सन रिलेटिव पार्टनर। देखिए पढ़िए आगे क्या चिंता का विषय है। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट दिया गया है, यानी यहां पर खाली इक्विटी शेयर मत समझिए, प्रेफरेंस शेयर मत पकड़िए, म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, सारी चीज आ जाती है। इंटरेस्ट, फाइनेंस, सेल्फ इंटरेस्ट रेट्स अगर आपको याद है तो, सेल्फ इंटरेस्ट, मेरा पैसा लगा हुआ है सर, किस फॉर्म में? मेरा पैसा लगा है इन कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल लगाओ, मैं शॉर्टकट बोलता हूं इसके लिए, इसका शॉर्टकट होता है आपके लिए, एंड दैट इज कॉल्ड छास। मेरा मल्टीप्लीकेशन ऐसा है छास स्क्वायर, छास स्क्वायर, इट कैन बी एनीथिंग, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हो, पर मैं छास स्क्वायर बोलता हूं। छास स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या है? कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। ओके, वापस बता रहा हूं। ओके, कंपनी सबको समझ में आ रहा है? ओके, लेट टेकन एक छोटा सा ओफू मैं इधर डाल दे रहा हूं, एक ओफू डाल रहा हूं, एज्यूम करते हैं। हाँ, अरे ठीक है ना, वो शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा है, कोई टेंशन नहीं है, तुम यूज करो ना। मेरे को जो याद है, मेरा बचपन तो मेरा बचपन का प्यार है ना, मेरा बचपन का यार छाछ है। हाँ ठीक है ना, बटर मिल्क। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको भी कोई शॉर्ट फॉर्म दूसरा आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है मालिक, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी एग्जाम में लिखना नहीं है। जो शॉर्ट फॉर्म पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो सबसे बड़ा क्यों है? AT लिमिटेड है, ओके समझ करो। ओके, आगे एक VT लिमिटेड है, ओके, MT लिमिटेड है, ST लिमिटेड है। ओके, ये समझ करो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये हो गई कंपनी, मैंने पूरा परिवार दिखा दिया इधर। ये कंपनी हो गई, ये मेरी होल्डिंग कंपनी हो गई, मेरे बापू।
ओके ये मेरी कंपनी होगी, सब्सिडी जो मेरी बीवी, ओके ये मेरा भाई का कंपनी है, ओके दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। अगर आपको हायरार्की समझ में आ रही है, हायरार्की का लॉजिक बैठा हो, हायरार्की लॉजिक बैठा हो, हायरार्की लॉजिक बैठा हो, ये ऐसा कुछ हायरार्की है और ये ऐसा हायरार्की है, तो अपन सबसे पहले किसमें रोके, सबसे पहले किसमें रोके, सबसे पहले इसमें रोक दिया। आप इसमें सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। मैं वापस बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब एक्सेप्शन में सुनाऊंगा एक्सेप्शन में प्रॉब्लम आएगी आपको। एक्सेप्शन का प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन का शायद 1 लाख 5 लाख 1 लाख ऐसा कुछ नंबर मालूम हो किसी को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सुनिए और यही पॉइंट पे अच्छे से रखिए। इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी, इसमें भी होल्ड नहीं कर सकते। तीसरी, इसमें भी होल्ड नहीं कर सकते। और चौथा, इसमें भी होल्ड नहीं कर सकते। अब इसमें एक बचा है, वो है एसोसिएट। एसोसिएट मैंने डिस्कस नहीं किया। एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? ओके 20%। ओके यानी यहां पर एसोसिएट अगर बात करें तो एक एक्स लिमिटेड लेते हैं जो एसोसिएटेड है, एसोसिएट कंपनी है। ओके 20% का कैटेगरी समझ में आ रहा है मालिक? एसोसिएट कंपनी, कौन सी कंपनी? एसोसिएट। अब यहां पर है इस कंपनी का भी ओके आप शेयर या सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते। चार स्क्वायर कंपनी, पॉइंट क्या है? कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। आत्मा क्लियर? ये पांचों में आपका सिक्योरिटीज होल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन क्या दिया गया है? एक्सेप्शन ये है कि आप 1 लाख तक होल्ड कर सकते हो। प्लीज लू लिसन केयरफुली। पर आप कौन? आप हो रिलेटिव। खाली रिलेटिव है जो 1 लाख तक होल्ड कर सकता है, लेकिन वो 1 लाख पॉइंट में आपको क्लियर करा दूं, वो 1 लाख जो है ओके वो 1 लाख जो होल्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ओके सिर्फ और सिर्फ, यानी इसका एक्सेप्शन कितना है? एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कितना है बेटा? 1 लाख है। एक्सेप्शन कितना है? 1 लाख। वो भी किसको है? रिलेटिव को। और रिलेटिव को भी किसमें? खाली कंपनी में। यानी अगर रिलेटिव के पास 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी की रही, 1 रुपए की भी सिक्योरिटी सब्सिडरी की रही या सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट की रही, सब्सिडरी और एसोसिएट की रही, तो वो डिस्क्वालिफाइड है सीधा। ही इज नॉट एलिजिबल टू बिकम एन ऑडिटर। लेकिन मेरे रिलेटिव के पास कंपनी की सिक्योरिटीज है। किसकी सिक्योरिटीज है? कंपनी। और कितने की है? 1 लाख। ओके तो मेरा मैं आई एम क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर। मैं वापस बोल रहा हूं, किसके लिए एक्सेप्शन है ये? रिलेटिव। मेरे लिए नहीं है। मेरे पास 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास कितने का नहीं होना चाहिए? इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरे पास 1 रुपए का भी नहीं होना चाहिए। बात खत्म, तुम डिस्कशन ही मत करो। मेरे रिलेटिव को एक्सेप्शन किया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है सर ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख है फेस वैल्यू। एक वैल्यू क्या है? 1 लाख क्या है? फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो किसी का भी 1 लाख झट से हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 लाख का फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज आपके पास होनी नहीं चाहिए। ओके नहीं मैं कुछ अलग बोला। नहीं मेरे पास, ऑडिटर के पास, पार्टनर के पास 0, रिलेटिव के पास, पर 1 लाख किसमें? सिर्फ कंपनी में। अगर मेरे रिलेटिव के पास 10 रुपए की सिक्योरिटी है और सब्सिडरी की, डिस्क्वालिफाइड। इज दैट पॉइंट क्लियर? वो डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है। भारत माता की जेपा मालिक। ठीक है, इसमें एक चिंता का विषय क्या है? मैंने आपको सुनो ओके अरे अभी बाकी है ये, इसी पे गेम करना मेरे को। और पहला पॉइंट, 1 लाख क्या है? फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? एवरीबडी क्लियर? तो मेरे को बताओ, जिस दिन मुझे अपॉइंट किया जा रहा है, मैं वापस बोल रहा हूं ओके 1 लाख इंक्लूड किया जा रहा है। 1 लाख की लिमिट एग्जम्प्ट है। 1 लाख के ऊपर 1 रुपए भी नहीं चलेगा। नहीं समझा? यहां आपका सवाल आ सकता है, सर व्हाट इफ मेरे पास 1 लाख की है तो मैं 1 लाख एग्जम्प्ट ही कर रहा हूं, किसके ऊपर नहीं चलेगा? यानी मेरे को बताओ 1 लाख 1 रुपया डिस्क्वालिफाइड। पर ये किसकी बात चल रही है? रिलेटिव। तो सबसे पहले इस चीज को तो क्लियर कर लो, ऑडिटर 1 रुपए भी होल्ड नहीं कर सकता। किसमें? कंपनी मत बोलिए, 6 स्क्वायर में। ओके पार्टनर उसका 1 रुपए भी होल्ड नहीं कर सकता। किसमें? 6 स्क्वायर में। और रिलेटिव होल्ड कर सकता है क्या? 1 लाख तक। किसमें? कंपनी में। हैज HAS में तो होल्ड ही नहीं कर सकता वो। इज दैट पॉइंट क्लियर? और ये 1 लाख एक रिलेटिव का है या क्यूमुलेटिव सारे रिलेटिव का टोटल है? सारे रिलेटिव का टोटल। ओके यानी एक रिलेटिव का मत निकालिए मालिक, एग्रीगेट है। आत्मा क्लियर? यानी मेरे पापा के पास 50,000 के शेयर है, मम्मी के पास 60,000 के शेयर है। एम आई क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? बात खत्म। एवरीबडी क्लियर? ओके डिस्क्वालिफाइड, खत्म है। भारत माता की जेपा क्या? एवरीबडी। तो 1 लाख कौन होल्ड कर सकता है?
रिलेटिव, ये किस दिन देख रहे हैं अपन? जिस दिन मुझे ऑडिटर बनाया जा रहा है। ओके, अब सवाल ये है मेरा अपॉइंटमेंट कब हो रहा है? आप कल देखोगे, उसके लिए कल देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जन को मालूम होना चाहिए अपॉइंटमेंट कब हो रहा है। एजीएम, एजीएम हो रहा है, एजीएम में तुम अपॉइंट कर रहे हो। ओके, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हें सजेस्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सजेस्ट करेंगे, तुम शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सजेस्ट करेंगे अमित आदित्य है, अमित आदित्य को हम कंपनी का ऑडिटर बनाना चाहते हैं। कौन सजेस्ट कर रहा है? ये सब लोग आएंगे स्टेज पे, कल इधर आएंगे ये लोग स्टेज पे, और ये लोग बोलेंगे अमित आदित्य को ओके क्या बनाना है? ऑडिटर। ओके, टेल मी वेदर वी शुड अपॉइंट हिम एन ऑडिटर और नॉट, और आप लोग फिर रिजोल्यूशन पास करोगे। याद रखना पास होना चाहिए। आगे याद रखना रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका रिजोल्यूशन पास होगा इसका मतलब मैं ऑडिटर बन गया। एजीएम कितने बजे होगी तुम बताओ? एग्जांपल, ओके कल का अपना टाइमिंग यही लेंगे, 11:30, 11:30 बजे एजीएम होगी, 11:30 बजे एजीएम होगी। ओके, हाँ समोसा, एजीएम में समोसा रहता है, हाँ ओके, तो एजीएम होगी 11:30 बजे एजीएम होगी, सारी आत्मा एजीएम 11:30 बजे होगी। मेरे पास शेयर 11:30 के पहले कुछ भी पोजीशन हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 11:30 के बाद आई शुड नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी मेरे को बेचना कब तक है? देखो फीजिबल ये चीज है, ओके टेक्निकली बात करिए, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा कब होता है मैं आपको बता रहा हूं, ये कब होता है, ये यहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन, ये अपन टेक्निकली आंसर लिखने के लिए बात करेंगे। हाँ, टेक्निकली आंसर लिखने के लिए ऐसा बात करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बात ऐसी होगी, बात यूजुअली ऐसा होता है कि ये पहले मेरे को बता देते कि तेरे को अपॉइंट करने वाले डायरेक्टर मेरे को बता देंगे ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? उसी दिन मेरे को इनको लिख के भेजना पड़ेगा कि एम आई डिस्क्वालिफाइड और नॉट, मेरे को अपना कंसेंट देना पड़ेगा कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, फिर जाके ये सजेशन करेंगे। तो यूजुअली मुझे शेयर्स कब बेच देने चाहिए? टेक्निकली बात करें, देखो टेक्निकली बात करें, लॉ के हिसाब से बात करें, बिफोर अपॉइंटमेंट, तो इट कैन बी ऑन द डे ऑफ एजीएम ऑल्सो टेक्निकली, बिकॉज लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर था, जब तू अपॉइंट होगा तब तू नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये कब देखा जाता है? अप्रोक्सीमेटली 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, या 1 महीने पहले, जो भी होगा उस टाइम पे ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाती है। ऑडिटर का फॉर्म भरा जाता है, ऑडिट फॉर्म भरा जाता है और डायरेक्टर को दिया जाता है, डायरेक्टर वो आरओसी को देता है, तब वो ऑल टुगेदर बताता है, वो लिखता है कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। पर लेकिन पॉइंट ये, और उसका एक रीजनिंग देखो ना, टेक्निकल रीजनिंग देखो आप, मेरे को बताओ। ओके, अगर एजीएम, कल की डेट क्या है मालिक? 26, कौन सा? 26 है, 26 वाला एजीएम है, एज्यूम करो 26 का एजीएम है, और आप मुझे अपॉइंट कर रहे हो कल। टेक्निकली बोलो, व्हाट इफ आपने प्रपोजल पास ही नहीं किया तो? मेरा अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, तो मैं शेयर क्यों बेचूं यार? तो मेरे लिए टेक्निकली टाइम, मतलब ऐसा हो सकता है मैं ऑडिटर बनूं ही ना। तो इसीलिए ये टेक्निकली जब ये बोलते हैं ऑडिटर के पास सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर के पास सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ, ऑडिटर के पास सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब मेरे को कब नहीं होना चाहिए? जब मेरे को ऑडिटर बनाया जाएगा। तो मैं डायरेक्टर ने मेरे को प्रपोजल दिया है, तो क्या ये मैं ऑडिटर बन गया क्या? नहीं ना यार, ऑडिटर कब बनूंगा मैं? जब शेयर होल्डर ओआर पास करेंगे। ओआर जब तक ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जब ये पास करेंगे ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तब जाके मैं ऑडिटर बनूंगा ना मालिक। तो तब तक तो मेरे को क्या डिस्क्वालिफाइड का लॉजिक है यार? ओके, क्योंकि टेक्निकली लॉ का वर्ड ही यही था, पर ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। मैंने आपको बता दिया, रियल लाइफ में जब आप ऑडिट में आओगे तो आपको शेयर कब तक बेचने पड़ेंगे? ओके, 15-20 दिन पहले, जब डायरेक्टर आपसे एक फॉर्म मंगाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्टर ने जिस दिन कंपनी करेगा उसी दिन बेचो, पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। और टेक्निकली अगर लॉ को एकदम अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको तो अपॉइंटमेंट के दिन पहले कभी भी भेज दो। तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया कि अपॉइंटमेंट के एक दिन पहले बेचे शेयर, तो क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। आप उसमें टेक्निकली कुछ और दिमाग, मतलब रियल लाइफ का दिमाग लगाओगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? पक्का सबको समझ में आया? सर एक क्वेश्चन आया, सर 2-3 क्वेश्चन आया, पर 2-3 क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करता हूं। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। सत्यम तेरा भी सॉल्व हो जाएगा, ओके, आपका भी, देवी प्रसाद आपका भी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं पहले सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, सब सॉल्व होगा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। इसी को क्लोज करो, यही क्लोज करना है मेरा आज, नहीं तो इसमें क्यों टाइम मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से चाहिए मेरे को। अब मेरा सवाल ये है, ओके सवाल ये है, छाछ जब अपन देख रहे हैं, छाछ का कॉन्टेक्ट समझ गया, क्या मेरे रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं? क्या रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं? कितना? 1 लाख, वो भी किसमें? कंपनी में। ओके सर, व्हाट इफ रिलेटिव के पास 2 लाख के शेयर है? देखो मैंने बेच दिए, मेरा नुकसान बियर किया, इट्स ओके, क्योंकि मेरे को काम मिल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? मैंने बेचना तो वाजिब समझा भी ना, आउटकम भी है ना, मेरे को फायदा भी है। मेरा भाई क्यों बेचेगा? रिक्वेस्ट तो करूंगा, पर मेरा भाई बोलेगा मैं क्यों बेचूं, मेरे को फायदा क्या है?
पैसे देंगे हम उसको, वो तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट होगा, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है? इसीलिए लॉ इसको थोड़ा सा टेक्निकल और डिफाइन करता है, लेकिन ये टेक्निकली और टेक्निकल घुसता है। आपको 60 डेज का करेक्टिव एक्शन दिया जाता है। कितने दिन का करेक्टिव एक्शन? लेकिन दिस करेक्टिव एक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर रिलेटिव्स, नॉट विद एन पार्टनर और पर्सन। तो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन किसको अवेलेबल है? रिलेटिव को। लेकिन 60 डेज कब से लगाना है? नहीं नहीं नहीं, यही टेक्निकल ग्लिच है, जब उसने शेयर खरीदे हैं। 60 डेज करेक्टिव एक्शन के लिए निर्भर है, ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन शेयर खरीदे हुए हैं उस दिन से 60 डेज तक। यानी मैं बोल रहा हूं टेक्निकलिटी में टेक्निकलिटी है, लॉ को एकदम आराम से समझिए। मैं बोल रहा हूं 60 डेज का ऑप्शन दिया रिलेटिव को। मेरे को बताओ 1 लाख शेयर है, क्या उसको 60 डेज का लॉजिक लगाना भी है क्या? नहीं, छोड़ दे। अपन 1 लाख के ऊपर रहा तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं? 1 लाख के ऊपर है, आपको करेक्टिव एक्शन का टाइम दिया जाएगा। कितने दिन का करेक्टिव एक्शन है? 60, पर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी अगर पिछले साल के शेयर रिलेटिव के पास है और वो 2 लाख के पड़े हैं और आज अपॉइंटमेंट हो रहा है, 60 डेज का गया, डिस्क्वालीफाइड। डिस्का अपॉइंट ही नहीं हो सकता 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मेरे को ऑडिटर अपॉइंट किया जाने वाला है, उसके 10 दिन पहले ही मेरे भाई ने शेयर खरीदे। ओके, अब सोचने की कोशिश करो, मेरे भाई ने शेयर खरीदे हुए हैं, तो अब मेरे को बताओ और कितने दिन? 10 दिन पहले उसने खरीदे हुए हैं। अब मेरे पास कितने दिन है? 50 दिन। यानी मेरे भाई के पास अब 5 लाख के शेयर है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मेरे भाई के पास कितने के शेयर है? मेरे भाई के पास कितने के शेयर है? 5 लाख। और कब खरीदे उसने? 10 दिन पहले। 10 दिन कौन सा है? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अभी भी मेरे भाई के पास कितने दिन का? 5 लाख है। तो मैं डिस्क्वालीफाइड हूं क्या? नहीं। कितने दिन है उसके पास बेचने के लिए? 50 दिन। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे को बताओ पुराने शेयर है वो तो गया ना, पुराना शेयर वाला वो डिस्क्वालीफाइड और नॉट डिस्क्वालीफाइड? डिस्क्वालीफाइड। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें क्वेश्चन में आप काउंटर क्वेश्चन मत करना, जो क्वेश्चन ने बोला उसका आंसर देना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि शेयर मैंने खरीदे हुए, तो आपने अभी बेचने चाहिए क्या? नहीं, आपका सोल्यूशन दो, क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड। तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई ने लास्ट ईयर इस कंपनी के शेयर खरीदे थे 5 लाख के, आज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और मैं डिबेट करो कि मेरे को 60 डेज करेक्टिव एक्शन अवेलेबल है, डिस्क्वालीफाइड करोगे आप, क्योंकि 60 डेज करेक्टिव एक्शन कब से अवेलेबल है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। डिड यू अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? मेरा पहला पॉइंट है। ओके, ये कब डिस्कशन में आएगा? जब एक के ऊपर है, एक के नीचे है, तो क्या डिस्कशन करने का? फिर समझ में मालिक? एवरीबॉडी क्लोज करूं? ठीक है। मेरे रिलेटिव के पास 1 लाख के शेयर है, ओके, और 10,000 के शेयर है उसकी सब्सिडरी के। 10,000 के शेयर है। एम आई क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड? क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड? पक्का एवरीबॉडी? ओके। मेरा अपॉइंटमेंट 26 जुलाई को हो रहा है। 26 जुलाई को हो रहा है मेरा अपॉइंटमेंट, और 26 जुलाई को जब अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसके 1 दिन पहले मेरे रिलेटिव ने, उनके पास 5 लाख के शेयर थे, और उसके 1 दिन पहले मेरे रिलेटिव ने 4.5 लाख के शेयर बेच दिए कंपनी के। क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड? 1 दिन पहले भेजे। ओके, 1 दिन पहले चलेगा ना? टेक्निकली आप क्या यूज करोगे? नहीं, टेक्निकली 60 डेज का लॉजिक इधर के इधर लगा रहा है। टेक्निकली डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब क्या है? एजीएम का डेट। आप क्या यूज करोगे? एजीएम का डेट। डायरेक्टर ने कम्युनिकेट कब किया, वो यूज नहीं करने का। आपने कौन सा यूज करना है? एजीएम का डेट। अपना मॉड्यूल भी वही यूज करेगा। आत्मा क्लियर? क्लोज करें मालिक? ओके सर 1 लाख लास्ट ईयर से होल्ड कर रहा हूं, रिलेटिव 50,000 10 दिन पहले अपॉइंट बाय किए थे, देन 50 डेज कहां से काउंट करना है? ओके, देखो मेरे को बताओ, ये एक और एक क्वेश्चन है, पर ये आने वाला था, इसके लिए मैंने आपको बोला कि अपना आगे आगे आएगा। अब मेरे को बताओ, ऐसा हो सकता है मैं पहले कितने साल से 1 लाख होल्ड कर रहा हूं, और अभी 15 दिन पहले 10 दिन पहले मेरे भाई ने और 50,000 की खरीदे शेयर। तो अब मेरा सवाल है, ओके, एम आई क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड? क्यों 1.5 लाख के है, क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड? क्या यहां पर फीफो मेथड है क्या? फीफो लिफो का कोई संबंध ही नहीं है, जो भी है। तो इस केस में क्या करोगे मुझे, क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड? 2 डेट ऑफ एक्विजिशन है, मैं आपको 2 डेट ऑफ एक्विजिशन दे रहा हूं ना। एक 1 लाख का है, तो मेरा पहला पॉइंट है 1 लाख एग्जाम्प्ट है ना। अब मेरा क्वेश्चन है 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट रहा लो डिस्क्वालीफाइड होगा, पर करेक्टिव एक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है ना। अरे करेक्टिव एक्शन अवेलेबल रहेगा, 50,000 के लिए रहना ही रहना ना, समझा क्या मालिक? लेकिन मैं आंसर ऐसा पूछता हूं, 1.5 लाख के शेयर थे पिछले साल से, और मैंने अभी 50,000 के खरीदे अभी जस्ट 10 दिन पहले, आंख बंद करके डिस्क्वालीफाइड। करेक्टिव एक्शन खाली किसके होता है?
जो अभी रिसेंटली खरीदा है, रिसेंटली मतलब कितने टाइम गैप का, 60 डेज, यानी अगर आप देखोगे पहले 30 दिन पहले खरीदे हुए शेयर है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है उसको आगे लेके? यस, पर लेकिन याद रखना ऑडिटर को इंश्योर करना वो बेचे। ओके, ये याद रखना। दूसरा सीन, ओके, ये मेरे ख्याल से आत्मा समझा मालिक। 50,000 के मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एकदम लॉजिक सिंपल है। ओके, 1 लाख पहले से होल्ड करते हो, आपको एग्जाम है, हमेशा है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा एग्जाम है। अब सवाल है उसके ऊपर रहे तो क्या, तो उसके ऊपर रहे तो हमने करेक्टिव एक्शन का ऑप्शन दिया है। करेक्टिव एक्शन का ऑप्शन के लिए क्या कंडीशन डाली हमने, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। बस डेट ऑफ एक्विजिशन को ध्यान रखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन अगर अभी है तो करिए 60 डेज। तो मैं तो कभी भी लिमिट में ला सकता हूं यार, क्या दिक्कत है मेरे को? भारत माता की जय। झेपा क्या? ठीक है, और एक सवाल पूछता हूं सर, ऐसा हो सकता है मेरे रिलेटिव मुझे कुछ ना बताए, आगे रिलेटिव, इस केस में क्या करना चाहिए? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात खत्म, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। और ये ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया है। कंपनी भी लायबल रहेगी। कंपनी ने क्या करना था मालूम है? कंपनी ने जाके देखना नहीं चाहिए था, कंपनी ने लिखित लेना चाहिए था, कंसेंट लेना चाहिए था, बाकी बस काम खत्म, कंसेंट काम खत्म है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है, 147 में लाइबिलिटी है, जेल में जा सकता है तो जेल में जा सकता है ये सब चीजों के लिए, जेल में। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट माना जा रहा है। तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम दूसरे शेयर होल्डर को उल्लू बना सकते हो, ये कंटेक्स्ट होता है मालिक। सर मेरे भाई ने, सुनो, मैं ऑडिटर बन गया, सुनो एवरीबॉडी। सर एक क्वेश्चन वापस आया, मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन मैं क्लोज करते रहो। ओके, मेरे को बताओ, रिलेटिव छाछ में होल्ड कर सकता है क्या? नहीं, काम खत्म करो। ओनली किसमें? कंपनी। ये चीज क्लियर है ना मालिक? वो भी 1 लाख। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक सवाल, मेरे भाई ने बोला कोई शेयर नहीं है, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, सबने बोला कोई शेयर्स नहीं है हमारे पास। ओके, मैं ऑडिटर बन गया, 26 जुलाई को मेरे को ऑडिटर बनाया, 15 अगस्त को मेरे भाई ने शेयर खरीद लिए उस कंपनी के। पंद्रह अगस्त को खरीद ही नहीं सका, मार्केट बंद है। ओके, देखो ये भाई साहब है ना, लिस्टेड कंपनी के हिसाब से खाली मार्केट में रुका हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट में ऐसे रास्ते में मिल रहा है, मैं दे रहा हूं। अब बोल, तुम्हारा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, हाँ, तो लिमिटेड। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या है? मतलब 60 डेज से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, यानी आप शॉर्ट सेल करने का लॉजिक लगा रहे हो, परमिट ही नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाइड होगा सीधा। लेकिन लिमिट कितना? 1 लाख। 1 लाख तो कभी भी होल्ड करना, स्टार्टिंग से अगर होल्ड नहीं कर रहा है, सुनो हाँ, मेरा भाई स्टार्टिंग से होल्ड नहीं कर रहा है, मेरा भाई की बात करते हैं अभी, मेरा भाई स्टार्टिंग से होल्ड ही नहीं कर रहा है। ओके, और बीच में ऑडिट लेने के बाद उसने एक्वायर किया, कर सकता है क्या? कितने तक? 1 लाख तक। तो आप ये देखिए लिमिट कितनी है, अगर 80,000 उसने होल्ड किया तो 1.5 लाख। अभी आप ऐसा मत बोलना 50,000 के लिए करेक्टिव एक्शन ले ले, डिस्क्वालीफाइड, पूरा डिस्क्वालीफाइड। करेक्टिव एक्शन कब अवेलेबल है? डे 1 पे, डे 1 पे करेक्टिव एक्शन अवेलेबल है। इज दैट पॉइंट क्लियर? आगे करेक्टिव एक्शन अवेलेबल नहीं है। अरे आत्मा समझा क्या? नहीं समझा क्या? यानी लॉजिकली ओके, जो भी करेक्टिव एक्शन अवेलेबल रहेगा, इधर जो करेक्टिव एक्शन है, ये एक्सेप्शन के लिए करेक्टिव एक्शन जो मैंने बोला, करेक्टिव एक्शन जो रहेंगे वो करेक्टिव एक्शन कौन से दिन पे दिखने का है? ओके, करेक्टिव एक्शन इज ओनली अपॉइंटमेंट डेट, नॉट आफ्टर। झेपा मालिक? और ये करेक्टिव एक्शन कितने दिन का है? 60 डेज। ओके, यहां तक की कहानी खत्म हो गई, बात खत्म, तोड़। मैं झेप गया मेरे ख्याल से, होपफुली झेपा और सिक्योरिटीज का। और जब मैं सिक्योरिटीज बोल रहा हूं, सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड भी आते हैं। सिक्योरिटी डज नॉट इंक्लूड ओनली शेयर्स। मेरे पास म्यूचुअल फंड भी होल्ड कर रहा हूं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनका म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा हूं। ओके, गया इंटरेस्ट। यहां पर इन लोग ने जब सिक्योरिटी बोली, इन्होंने बोला इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पैसा लगा हुआ है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पैसा लगा हुआ है, आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते, बात खत्म। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखिए। कंपनी में किसी भी फॉर्म का पैसा लगा हुआ है, लोन नहीं बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। कंपनी का क्या लगा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, यस पंडित। सर जैसे अगर कंपनी खुश हो गया, जो ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको, हाँ, उसको स्वेट इक्विटी दे से कंपनी देखो, ये भाई साहब का लॉजिक देखो, अभी इसको मारने का मन हो रहा है मेरे को, सुजल को, क्योंकि ऐसे भी वो एम्प्लॉयमेंट से निकल चुका है। ये बोल रहा है मेरे को बताओ टेक्निकली कितना प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। वो बोल रहा है नहीं समझ गया, मैं बताऊंगा, दुनिया को मैं बताऊंगा।
वो बोल रहा है ऑडिटर काम कर रहा है और ऑडिटर से खुश हो गया है, ओके, क्लाइंट बहुत खुश हो गया और उसको स्वेट इक्विटी दे दिया, तो बताओ क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? स्वेट इक्विटी किसको दिया जाता है? एम्प्लॉइज रे, ऑफिसर्स रे। अबे ऑडिटर को छोड़ना देता है स्वेट इक्विटी? अरे एम्प्लॉय को हिसाब देते हैं, स्वेट इक्विटी भी एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को देते हैं जिसने मेरे ऊपर बहुत अच्छा खासा काम किया है। क्लास ऑफ एम्प्लॉय। हाथ दिखा दिखा दे हाथ सबको, मेरा ये सुजल है भाई अपना। अच्छा सुनो अगला पॉइंट। यस पंडित हर्ष बोल। हाँ मैं ऑडिटर हूं। एक मतलब क्या, दो ऑडिटर? मजा कर बोल। हाँ हाँ नहीं बन सकता। जो ऑडिटर म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना, म्यूचुअल फंड मैनेज ही नहीं कर सकते। अपन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तेरे को दिखते होंगे जो सीए वो किसी और के नाम से चलाते हैं, मैनेज वो कर रहे हैं पर वो किसी और के नाम से चलाते हैं, ऐसा है। यू कैनॉट, सीए इन प्रैक्टिस कैनॉट डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इफ इज गिविंग इट इज डिस्क्वालिफाइड, ऐसा है। तो तेरे पास वो हो ही नहीं सकता। होने दो ना। हाँ रिलेटिव होल्डिंग में माना रिलेटिव के किसी बिहार पे होल्ड कर रहा होगा ना वो। मेरे रिलेटिव के पास थोड़ा ना है शेयर्स, वो सजेस्ट कर रहा होगा ना कि तुम्हारे लिए मैनेज कर रहा हूं मैं, वो उसके पैसे थोड़ा ना लगे हुए। ओके ये है बस पॉइंट ये। और देख अगर थोड़ा टेक्निकली तू और आगे जाएगा एज ऑडिट पॉइंट से, तेरे को देखना है एज ऑडिटर कि भाई ये तेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा कैसे। अगर होगा तो तूने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये तो तेरा चॉइस होगा, बट लॉ के नजरों में तू ओके। ओके सर वी कांट हियर द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग इट। क्वेश्चन वो क्वेश्चन का पॉइंट है इधर। तो माइक क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि मेरा भाई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है किसी का, ये निकल ही गया वायर इसका। मेरा भाई सवाल सबको समझा गया? मेरा भाई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। पहली बात है वो मैनेज नहीं कर सकता सीएन प्रैक्टिस, ये दिमाग में रखिए। जो सीएन प्रैक्टिस है अगर मैं खुद मैनेज कर रहा हूं तो मैं मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि सीएन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दूसरा, क्या मेरा भाई मैनेज कर सकता है? यस, वो सीएन प्रैक्टिस नहीं एज्यूम करते हैं। तो अगर मेरा भाई मैनेज कर रहा है ओके मेरे लिए, तो क्या मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा? टेक्निकली इसके हिसाब से आंसर इज नो, बिकॉज माय ब्रदर इज नॉट होल्डिंग, ही इज मैनेजिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। ओके तो फर्स्ट पॉइंट टेक्निकली नो, लेकिन यू नीड टू चेक इट आउट इंडिविजुअल केसेस। इफ यू थिंक योर ऑडिटर ओपिनियन विल गेट बायस, okay, that will influence you, then you should not accept the engagement. That's again your choice, but not with appearance. मतलब independence in appearance एकदम अच्छा है। okay, अपने को लॉ बोल रहा है भाई कोई टेंशन नहीं है, लॉ बोलता है भाई होल्ड कर रहा है तो प्रॉब्लम है। क्लियर मालिक? अगला पॉइंट इनडेप्थनेस। मेरे को बताइए इनडेप्थनेस की बात। ओ या आत्मा इनडेप्थनेस। ओके इनडेप्थनेस क्या होता है? इनडेप्थनेस मतलब ओके मैं कंपनी का कौन हूं? मैं कंपनी के बुक्स में किधर दिख रहा हूं? डेटर में। मैं कंपनी का डेटर नहीं होना चाहिए, कंपनी का डेटर नहीं होना चाहिए। इनडेप्थनेस, लेकिन इनडेप्थनेस में वापस एक्सेप्शन है। और अच्छा इनडेप्थनेस किसका? इनडेप्थनेस किसका? खाली कंपनी का नहीं, टास्क का। अब पढ़ो एक बार इनडेप्थनेस किसका? इनडेप्थनेस किसना? सेम आंसर लिखोगे CHAS²। जेपा मालिक इनडेप्थनेस किसका? वापस कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। जेपा मालिक एक्सेप्शन कितने का? 5 लाख। एक्सेप्शन कितना होगा? 5 लाख। इधर एक्सेप्शन 5 लाख है, यानी मेरे को बताओ क्या 5 लाख तक इंडेप्टनेस हो सकता है? लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ये 5 लाख इज फॉर PPR। व्हाट इज PPR? पर्सन पार्टनर रिलेटिव सब, यानी इधर मैं भी इंडेप्टनेस हो सकता है, मेरा भी इंडेप्टनेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा क्लियर? यानी यहां पर खाली मेरे रिलेटिव का ही एक्सेप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा भी इंडेप्टनेस हो सकता है। ओके जीप रैंगलर खरीदने गया, जीप रैंगलर खरीदने गया, मैं बोला कितने की? तो बोला 80 लाख। ओके तो मैं बोला एक काम कर 60 लाख का लोन दे, 20 लाख में देता हूं। उन्होंने 60 लाख लोन दिया और बाद में उनको मेरा बर्ताव बहुत अच्छा लगा, बोले तो एक काम कर तू हमारा ऑडिटर बन। क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? क्यों? 60 लाख का इंडेप्टनेस। ओके मेरे को अभी तक अपॉइंट नहीं किया जीप वालों ने ऑडिटर, लेकिन मेरे को आज इंफॉर्मेशन मिली कि ये लोग अपॉइंट करने वाले हैं। मैंने अगले ही दिन जो 60 लाख को लोन है वो 58 लाख भर दिया, खाली 2 पेंडिंग रखा।
अब क्या मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं? इंडेप्टनेस। इमेजिन करो, इंडेप्टनेस मेरा 2 लाख है, मेरे भाई का 2 लाख है और मेरे पापा का 2 लाख है, क्यों नहीं चलेगा? 5 लाख इज नॉट फॉर इंडिविजुअल पर्सन, 5 लाख इज फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट, वापस एग्रीगेट, ये 5 लाख 1 लाख सब किसका चल रहा है? एग्रीगेट। ये आप इंडिविजुअल नहीं लोगे। आत्मा क्लियर? ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, बात खत्म। इंडेप्टनेस, इंडेप्टनेस का कॉन्सेप्ट सिंपल था, ये डेटर। पर मैं वापस बोल रहा हूं, देखो अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एजीएम 26 जुलाई को है, 24 को मेरे को मालूम पड़ता है एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन, मेरे को इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, मेरा एक एम्प्लॉई है वो बता, मतलब एक एम्प्लॉई वो बताता है। ओके, एग्जांपल सुजल बताता है। सुजल वैसे भी सवाल कैसे पूछा समझा होगा। सुजल ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी, सुजल बोलता है सर आपको है ना ऑडिटर बनाने वाले हैं, तो मैं बोला एक काम करते पूरा लोन चुका देते। ओके, मैंने 26 जुलाई को एजीएम थी और 25 जुलाई को लोन चुकाया, चलेगा या नहीं चलेगा? क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड पक्का ना? और उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने प्रपोजल भी नहीं भेजा। कहां से इंफॉर्मेशन देता है कहां मालूम, भगवान जाने। ओके, यस पंडर। इसलिए तो नहीं करना है, इसलिए तो नहीं करना है। अरे मैं वही बोल रहा हूं, वेव ऑफ कर दिया वो अलग पॉइंट है, ये चीज आगे ना हो। आगे का प्रॉब्लम क्या होगा? आगे का प्रॉब्लम क्या होगा? अरे यही मैं बोल रहा हूं, लोन वे ऑफ किया वो आप देखिए आपकी कंपनी का क्या नुकसान हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब हो जाना चाहिए क्लियर? एजीएम के पहले। एजीएम के बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोन आपकी फीस के अगेंस्ट एडजस्ट करो। नहीं 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 भाई, ये हो ही नहीं सकता। वे ऑफ मतलब क्या? तुम्हारे दान दिया, बर्थडे गिफ्ट, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इसी के लिए तो नहीं करना। अब मेरे को बताओ, अगर लोन है मेरा, देखो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सेक्शन का ये पॉइंट का प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट इंडेप्टनेस का डालने का प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बताओ। कंपनी 60 लाख मेरा बाकी है, अब मैं काम करूंगा, कंपनी क्या बोलेगी, एक काम कर 60 लाख जो तेरे देने बाकी है वो हमारी फीस ले ले। इसकी वजह से मैं काम क्या करूंगा? क्या मैं काम कॉम्प्रोमाइज करूंगा? क्या मैं स्केप्टिज्म रहूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा फीस तो यही है जो मेरे को देना था। ओके, मेरे लिए पॉइंट ये ना हो, ये पोजीशन ना आए आपकी। ओके, इसीलिए नहीं, गिफ्ट का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एक सवाल क्या आया, लोन अगर वे ऑफ हुआ, मेरा सवाल है 26 जुलाई को मुझे अपॉइंट किया, 25 जुलाई को लोन वे ऑफ किया, क्या मुझे चलेगा? क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? क्वालिफाइड। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? कहां पर है लोन को? लोन क्यों ऑफ किया डिस्कशन में आ ही नहीं रहा है। क्या मेरा ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट क्या मैं डेटर हूं क्या? नहीं। अगर आप बोल रहे हो लोन अगेंस्ट योर पेमेंट करोगे तो भी नहीं चलेगा। ये याद रखिए, ये बहुत 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 तोड़ कॉन्सेप्ट रहता। ये अभी शायद नहीं काम आएगा, लेकिन सीए फाइनल में आने के बाद तोड़ काम आएगा। क्यों? कोई बताएगा? एक ऐसा ही आंसर जो इसने पूछा। ओके, बहुत तोड़ काम आएगा, लेकिन एक वो, क्योंकि वो पॉइंट आया इसलिए बता रहा हूं। क्या कंपनी से अपन एडवांस लेते हैं? क्या कंपनी से अपन एडवांस लेते हैं? अब मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं एडवांस लूंगा फीस? तो कंपनी से इमेजिन करो, ओके 20 लाख की फीस हुई हमारी, और मैंने 20 लाख की फीस, नहीं 60 लाख का छोड़ दो, अभी वो एग्जांपल छोड़ दे। डेटर का इमेजिन करो कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज का। अच्छा, ये इंडेप्टनेस कब चेक कर रहे हैं? स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑल्सो? अच्छा, दोनों टाइम। कभी भी डेटर नहीं होना चाहिए तू कंपनी का, कभी भी डेटर नहीं होना चाहिए। कितने का? 5 के नीचे हो सकता है, 5 के ऊपर नहीं। अब इमेजिन कर, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस लगा, ओके कंपनी ने मुझे फीस एडवांस दी, अब मेरे को कंपनी किस में डालेगी? नहीं भाई, अरे भाई ये एंट्री समझो, ये लाइक डेटर हो गया। जब तक मैं सर्विस नहीं देता हूं तब तक तो मैं डेटर होना रहे। लोन लाइक से इंडेप्टनेस, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। कुछ नहीं समझा साला, तुम नहीं समझे। समझे क्या? टेक्निकली दिमाग लगाओ। प्रॉब्लम क्या आएगी फ्यूचर में, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जिंदगी में एडवांस फीस लेना भी चैलेंजिंग टास्क है। 5 लाख के ऊपर नहीं ले सकते ऐसा नहीं है। ओके, प्रोपोर्शनेट फीस लेने का, काम करने के बाद। समझ गया। काम करने के बाद, एग्जांपल मेरी फीस है 2 करोड़ की, अब आपको लगता है मैं 1 साल रुकूंगा 2 करोड़ लेने के लिए? ओके, तो मैं काम जैसे करते जाऊंगा, 1 महीना हो गया, प्रोपोर्शनेट ले लेना चाहिए। ओके, तो डेटर में माना नहीं जाएगा। ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है, तुम समझे? इंस्टीट्यूट, हाँ, ये पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। जब तक पीएनएल में डेबिट नहीं होता, बैलेंस शीट में रह रहा है, तब तक प्रॉब्लम है। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम। यस फंडर, वो डिस्कशन ही नहीं आएगा अपना, वो क्यों किया वो डिस्कशन ही नहीं ना अपना।
ऐसा है, वो वे ऑफ क्यों किया, कुछ कारण हो सकते हैं, उनकी पॉलिसीज हो सकती है कुछ कंपनी की, ओके ये किया, पर वो मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो वे ऑफ किया, लेकिन अगर आपको मालूम पड़ रहा है उस वे ऑफ की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड तो नहीं है ना मेरा। तू जो बात कर रहा हो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड तो कैसे हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ओके ये आपको देखना जरूरी है। So what if we are supplier and company is indebtedness to us? Okay, देखो कंपनी इंडेप्टनेस रही तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, तुम्हारा इंडेप्टनेस है, कंपनी का नहीं है, लेकिन तुम सप्लायर नहीं हो सकते, वो आगे वाले रेस्ट्रिक्शन आएंगे, ई वाले के बाद देखेंगे अपन। सर समझो सेम एग्जांपल, मैंने क्या किया, मैंने वो 60 लाख का जो लोन था उसको सेटल करने के लिए मैंने 58 लाख का कंपनी को चेक दिया। एक सेकेंड मैं ये लगा देता हूँ, नहीं तो ये मेरे को ये भाई ढूंढना पड़ रहा है कसम, तुम लोग बोलो भाई अभी। हाँ सर, तो वही एग्जांपल 60 लाख का 60 लाख का लोन था, मैंने कंपनी को अपॉइंटमेंट के पहले 58 लाख का चेक दे दिया और कंपनी ने लेकिन एनकैश नहीं किया। कंपनी मेरे अपॉइंटमेंट के बाद उसको एनकैश करनी गई और वो चेक बाउंस हो गया। क्या तुम डिस्क्वालीफाइड? डिस्क्वालीफाइड आपका डे ऑफ अपॉइंटमेंट में, वो एनकैश मतलब आपका डेटा खत्म हो जाना चाहिए, चेक क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज एनकैशमेंट, मतलब इंडेप्टनेस। तब तक जब तक चेक क्लियर नहीं हुआ तब तक तो डाउटफुल है ना, तब तक कुछ कारण है, बैंक डूब गई तो तुम तो तेरा डूबने का तो छोड़ दे, बैंक डूब गई, बैंक डूब गई तो बैंक से पैसा कितना आएगा, खाली 2 लाख। रीजनेबल टाइम तक नहीं किया तो वैसे भी और रीजनेबल टाइम पर तू जब चेक देगा, डिस्कशन जो कर रहे हो वो तो अपन उसी टाइम पे बात कर रहे हैं। आगे ये पॉइंट याद रखना, भारत माता की जेपा क्या, तो इंडेप्टनेस कितने का नहीं हो, कितने का हो सकता है, किसमें नहीं। बड़ा पॉइंट क्या क्या है, ऊपर जब अपन ने एक्सेप्शन दिया तुम वो ध्यान नहीं दिया, फिर वापस दे रहा हूं, एक लास्ट टाइम बता रहा हूं। ऊपर जब दिया था अपन ने 1 लाख का दिया था, रिलेटिव को दिया था, कंपनी दिया था, इधर 5 लाख का दिया है, पीपीआर को दिया है और 6 स्क्वायर को दिया हुआ है, सब में, यानी मैं इंडेप्टनेस किसी में भी रह सकता हूं, इंडेप्टनेस किसी में भी रह सकता हूं। इधर पॉइंट क्लियर नहीं समझा, इंडेप्टनेस किसी में भी रह सकता हूं, इधर पॉइंट क्लियर। यस माइक ले मेरे को, अब वो बेसिक भी है तो बोलना भाई, इधर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, इधर ये मेरे को वापस बोल रहे रिपीट करने, रिपीट करते करते मेरा नाक में दम आ जाएगा। सर वो थोड़ा सा माइक, सर वो 5 लाख की लिमिट है ना, तो हाँ। सब वो 6 पैर के सब मिला के बोल रहे हैं। सब टोटल मिला के 5 लाख, 6 स्क्वायर किसके भाई इंडेप्टनेस है, टोटल मिला के मेरे पीपीआर को मिला के 5 लाख एक्सेप्शन है, 5 लाख के ऊपर गया तो तू नहीं हो सकता, 5 लाख 1 रुपया भी आया, ओके यू कैनॉट बिकम एन ऑडिटर, बस एवरीबॉडी क्लियर, यू कैनॉट बिकम एन ऑडिटर। अगला पॉइंट क्या है, ओके गारंटी, तूने गारंटी नहीं देनी चाहिए, ओके वापस गारंटी किसको नहीं देनी चाहिए, तूने गारंटी किसको नहीं देनी चाहिए, 6 स्क्वायर को नहीं देनी चाहिए वापस। क्या तू गारंटी दे सकता है, यस, कितने का, 1 लाख, और वापस वो 1 लाख किसका है, पीपीआर का और 6 स्क्वायर का, जैसा इंडेप्टनेस में, ओके एवरीबॉडी क्लियर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता था, एग्जांपल मैं ऑडिटर हूं आपकी कंपनी का, मैं ऑडिटर हूं, मैंने क्या नहीं देना चाहिए, किसी और का डेटर का मैं गारंटर नहीं बनना चाहिए। इन शॉर्ट इंडेप्टनेस हो सकता ना आगे, तो गारंटी कितने की नहीं हो सकती, 1 लाख। और वापस मैं बोल रहा हूं, यानी इन शॉर्ट अमाउंट मेरे को बताओ, एक्सेप्शन की लिमिट क्या क्या मिली आपको, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, लेकिन 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख क्या है, सबका टोटल है, वॉट एवर जो क्राइटेरिया होंगे उसके हिसाब से टोटल होगा। आत्मा क्लियर, गला दुख रहा है यार, बोल पंडा, माइक लेना, माइक दे रहे, व्हाट इफ सर व्हाट इफ कि अगर अपन ने कंपनी के लिए गारंटी दी किसी और को कि अगर कंपनी नहीं पे करेगी तो हम पे करेंगे, तो कंपनी पे नहीं किए तो वैसे भी तेरा कंपनी के साथ क्यों ऐसा किया गारंटी, वो आगे आएगा, आगे का क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, इसने तुमने किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दी है, आगे है ना, बाकी अभी तो डिस्क्वालिफिकेशन की तो और लिस्ट बाकी है, पर वो डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट डायरेक्टली हो जाएगी। एग्जांपल एक अभी यहाँ पर इंडेप्टनेस है, व्हाट इफ कंपनी का इंडेप्टनेस अपने साथ है, तो कंपनी मेरा डेटर है, तो आने वाला ना वो आगे आएगा ना सप्लायर, तुम कुछ कंपनी के लिए कर नहीं सकते, देखेंगे ना मालिक। एवरीबॉडी क्लियर, तो मेरे को बताओ 4 पॉइंट मैंने पढ़ा है, चौथे इसके अंदर 3 पढ़ा है, तो 6 पॉइंट खत्म हुए। 6 पॉइंट, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, 6 पॉइंट चाहिए, 6 पॉइंट की लिस्ट चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, ऑफिसर एम्प्लॉई ऑफ कंपनी नहीं बन सकता,
ओके, एम्प्लॉय पार्टनर ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी नहीं बन सकता। सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, 1 लाख तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो खाली रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं और वो भी कंपनी में होल्ड कर सकते हैं। और इसमें अगर इसे ज्यादा होल्ड है तो 60 डेज का करेक्टिवेशन है, लेकिन 60 डेज का करेक्टिवेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन ये चीज बाद में नहीं हो सकती। बात का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? बाद में करेक्टिवेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये खाली डे ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए करेक्टिव ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये होने के बाद आप इंडेप्टनेस कितने का नहीं हो सकते? 5 लाख। और आप गारंटी कितने की नहीं दे सकते? 1 लाख। जब मैं 5 लाख 1 लाख 5 लाख बोल रहा हूं तो आपको ये समझना होगा, इट इज ऑल अबाउट एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सारा सारा टोटल मिला के। आत्मा क्लियर एवरीबडी? ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ यस मंडर, माइक 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 बोल बोल रहे भाई। सर तो समझो सर, मेरे दादाजी के पास शेयर था। अब दादाजी के पास जो शेयर था वो इस क्राइटेरिया में तो नहीं आता, रिलेटिव के क्राइटेरिया में नहीं आते वो। हाँ। लेकिन दादाजी के विल के थ्रू डैड को मिला, खत्म। डिस्क्वालिफाइड। खत्म खत्म, डिस्क्वालिफाइड। नॉमिनी हो, कैसे भी मिला हो, कुछ खत्म नहीं है। उधर माइक दे, उधर क्या कहते हो? तू पूछ रहा है, पूछ। सर ये गारंटी वाला जो है ना सर, हाँ। इसमें जो है ऑडिटर ने जो है थर्ड पार्टी के लिए, मतलब ये 6 स्क्वायर नहीं है उसमें, हाँ। उसके लिए दी है, तो वो चलेगा क्या? हाँ थर्ड पार्टी के लिए दी है, पर 6 स्क्वायर का लॉजिक नहीं आना चाहिए। मतलब 6 स्क्वायर के लिए ही सिर्फ ये एप्लीकेबल है क्या? उसके अलावा अलग अगर किसी और के क्या लिए तो दिया गारंटी है? कोई और कंपनी की दी होगी, मेरे को इससे लेना देना ही नहीं है ना। इधर इधर ये गारंटी किसके लिए दी हुई है? मेरा पहला पॉइंट है, गारंटी किसको दी है? ये गारंटी किसको दी है? 6 स्क्वायर को दी है। और वो 6 स्क्वायर को गारंटी दी है, किसी और के भी पे दी है, तब जाके डिस्कशन है 6 स्क्वायर को। यानी एग्जांपल, तू सपोज तू अभी कंपनी के लिए लायबिलिटी था, तेरा कुछ देना बाकी था और कंपनी को बोला ये नहीं चुकाया तो मैं दूंगा, तो गया, मैं डिस्क्वालिफाइड। कंपनी को, अब कंपनी हो, होल्डिंग हो, एसोसिएट हो, सब्सिडी ऑफ होल्डिंग कंपनी, कोई मैटर नहीं करता। एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? जेपा या नहीं जेपा? ठीक है, अब अगला पॉइंट है जो शायद और थोड़ी क्लैरिटी देगा। अगले पॉइंट के बाद फिर पंचर पॉइंट आता है, लेकिन अगला पॉइंट थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अगर समझने वाले की बात करूं तो। जब यहां पर बात की जा रही है, ओके, यहां पर बात की जा रही है, ओके, बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये पॉइंट देखिए। अ फर्म, अ पर्सन और अ फर्म, अब पीपीआर से बाहर निकली है। पर्सन और पर्सन पीपीआर से बाहर निकली है। पर्सन और फर्म, ओके, हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वर्ड यूज किए गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। बिजनेस रिलेशनशिप विथ कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन, पर्सन और फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, यानी आपका या आपके फर्म का क्या है? बिजनेस है। आपका और आपके फर्म का बिजनेस है, किसके साथ? ओके, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी और एसोसिएट और एक वर्ड है, एसोसिएट 2 बार है। होल्डिंग का एसोसिएट, मेरा तो एसोसिएट पकड़ा ही था। अभी तक आपका क्या था? 6 स्क्वायर था ना ऊपर तक, ये CHA स्क्वायर S स्क्वायर। ए स्क्वायर में 2 है, कौन है? मेरी एसोसिएट, मेरी होल्डिंग की एसोसिएट, उसको भी रोका गया है, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ओके, सब्सिडी नहीं, मेरा एसोसिएट तो पकड़ना ही नहीं है, मेरी जो सब्सिडरी है। हाँ, ओके, होल्डिंग एसोसिएट ऑफ सच नेचर, तो ये क्या बोला हुआ है? सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग एंड एसोसिएट ऑफ सच नेचर एज में भी प्रिस्क्राइब। जो प्रिस्क्राइब वाले नेचर में, इट इज अबाउट होल्डिंग ओनली, होल्डिंग को पकड़ने का, होल्डिंग के लिए। ओके, उसके अंदर आपका बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज बिगिनिंग ऑफ बिजनेस? खाली आप किसके एसोसिएट पकड़ोगे? आप होल्डिंग के लिए। कौन से बिजनेस रिलेशनशिप क्या नहीं होना चाहिए इनके साथ? मेरा सवाल है, इन 6 स्क्वायर के साथ, CHA स्क्वायर S स्क्वायर के साथ क्या नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल है, ये बिजनेस रिलेशनशिप जो नहीं होना चाहिए, ओके, ये किसके साथ, कौन नहीं करना चाहिए? फर्म भी नहीं करनी चाहिए, पर्सन भी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए,
इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए। आप समझो कितने चीजों को क्रैक करना है आपको। मेरा पहला सवाल है, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या? डेटर क्रेडिटर वो तैयार हो सकता है, पर बिजनेस रिलेशनशिप क्या? अच्छा मेरे को बताओ, क्या यहां पर कंसल्टिंग दिया, क्या ये बिजनेस रिलेशनशिप माना जा सकता है? तो मतलब मैं कंसल्टिंग भी दे नहीं सकता? मैं वापस बोल रहा हूं पहले वाले पॉइंट में। ओके, ये कब देख रहे हैं मेरे को बताओ, ये देख कब रहे सारी आत्मा, ये देख कब रहे, ये कब देख रहे अपन, ये अपन अपॉइंटमेंट के पहले देख रहे हैं। तो इसका मतलब पहले कभी कंसल्टिंग दे ही नहीं सकता, कंसल्टिंग दे ही नहीं सकता। ओके याद रखिए, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दी, जैसे अपने को कंफ्यूजिंग है वैसे कंफ्यूजन था, तो एक्ट ने क्लैरिटी दी है। स्टूडेंट में नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ई, ओनली फॉर पर्पज ऑफ क्लॉज ई, okay, about the term business relationship shall be construed as any transaction entered into for commercial purpose। तो पहला पॉइंट कौन सा पर्पस? कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन एंटर किया गया है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत तोड़ से ध्यान रख। ओके, कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, ये वर्डिंग काम कर रहा है, यानी नीचे 2 पॉइंट है ना, उसको इंक्लूड मत करो बिजनेस रिलेशनशिप में। यानी आप फोन बज रहा है किसी का, फोन साइलेंट कर दो। नहीं सुना मैं वापस बोल रहा हूं, नीचे के 2 पॉइंट को एक्सक्लूड करो और बाकी सब चीज बिजनेस रिलेशनशिप है। नेक्स्ट में पहली पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट एंड सीए एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन देयर अंडर। समझ में आया? यानी अगर अपनी आईसीआई बोलती है कि ये आप सर्विसेज दे सकते हो, तो उसको हम कमर्शियल बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। मैं बोल रहा हूं नहीं मानेंगे। आप वर्डिंग समझ रहे हो कि नहीं? मैं समझ रहा हूं भाई साहब, मैं आपको अभी आगे 2 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ओके, बिजनेस रिलेशनशिप मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी? प्रोफेशनल। यानी आपने अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी है लेकिन वापस वो परमिटेड बाय तो अब क्वेश्चन आएगा, सर विच आर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विच आर परमिटेड बाय आईसीआई, सेक्शन 144, जिसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, आज नहीं आएगा। सेक्शन 144 कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते, उसके ऊपर चर्चा की है। तो बाकी सब सर्विसेज आप दे सकते हो, ये क्वेश्चन कंटेक्स्ट आएगा। तो आप वो चीज बिजनेस रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं करोगे। इसका मतलब मैं ऑडिट था, उसके पहले ही लोग टैक्स कंसल्टिंग के लिए मेरे पास आते थे, ये बोलते थे इनका, ये कंपनी आती थी, बोलते थे इसका टैक्स कितना आएगा, मैं सजेस्ट करता था और इसके लिए फीस चार्ज करता था। क्या ये बिजनेस रिलेशनशिप यहां पर माना जाएगा टू बी डिस्क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर? आंसर इज नो। एवरीबॉडी क्लियर? नाउ एज्यूम ये वाले क्लाइंट जो हमारी है ना, ये कंपनी, ये वाली जो हमारी कंपनी है, ये वाले क्लाइंट है, ओके, ये है वोडाफोन आइडिया। ओके, लगी पड़ी है कंपनी की, लेकिन इमेजिन करो, नहीं कंपनी की लगी पड़ी, मैं कितना सपोर्ट करूं तुम्हें। ओके, मेरे पास वोडाफोन का बिलिंग वाला प्लान है। ओके, वोडाफोन का बिलिंग वाला प्लान है भी, वोडाफोन और एयरटेल। मैंने जियो नहीं लिया है क्योंकि मेरे सबके पास जियो है, मैं अकेले ने उसको रेस्ट्रिक्ट रखा हुआ है। तो मैं वोडाफोन और एयरटेल, ये 2 है और दोनों के प्लान है अपने प्री पोस्टपेड है। ओके, हाँ, पोस्टपेड में मगजमारी नहीं होती है, किधर क्या कौन से दिन पे किधर रिचार्ज करना याद नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं है, फटफट पेमेंट करो, खत्म कर दिया। और उसके अलावा हाँ, सिंगल सिम का है, सिंगल सिम, ये सिंगल सिम है, ई सिम। अबे 9 सिम डाल सकते अपन इसमें, 9 सिम डाल सकता है, मालूम है आपको? ई सिम में 9 सिम कैन बी देयर इन दिस आईफोन 14 प्रो। क्या किधर टेक्नोलॉजी का अपडेट रह रहा है भाई? ई सिम है। ओके, सुनिए, मेरी चिंता, ओ मेरे भाई और बहनों, आपस की लड़ाई बंद करो, मेरा सुनो, मैंने खाली ज्ञान छिपाया वो सुनो। अब ये कंपनी का मैं क्या बिलिंग सर्विसेज ले रहा हूं, क्या इनको पेमेंट कर रहा हूं, क्या ये बिजनेस रिलेशनशिप माननी चाहिए? फिर देखो, मैं सीए कर रहा था, वो नहीं मान रहे थे, सीए की सर्विसेज दे रहा, वो नहीं मान रहे, लेकिन ये तो मैं तो सर्विसेज ले रहा हूं ना इस कंपनी से, आर्म लेंथ सर्विसेज चलेगी। अबे अगर ऐसा कर दिया ना, तुम बैंड बजा दोगे। यानी इमेजिन करो, इंडिगो का ऑडिटर कभी जिंदगी में इंडिगो में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, एयर इंडिया का ऑडिटर कभी एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ऐसा हुआ एचयूएल का ऑडिटर कभी पियर्स यूज नहीं कर पाएगा। ओके, नेस्ले वाला ऑडिटर तो मैगी नहीं खा पाएगा। नहीं मैगी खाई था भाई, बिजनेस रिलेशनशिप खत्म करो। समझ में आया क्या? यानी अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन हो रहे जो आर्म लेंथ पर्पस के लिए हो रहे हैं, आर्म लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? पढ़ो अगला पॉइंट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द
कंपनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, मैं सवाल पूछने वाला हूं। ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंपनी एट आर्म लेंथ प्राइस लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, सच अदर सिमिलर बिजनेसेस। भारत माता की जय। पा क्या एवरीबॉडी पक्का? ओके, माइक 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 पता करने का और लेने का, माइक लेके जिसको भी कुछ पूछने का माइक लेके पूछो, बोलो। सर मतलब जो होल्डिंग है उसके साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा? किसके साथ? होल्डिंग कंपनी के होल्डिंग के साथ, क्योंकि कौन सा? वो एक्सेप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जब यहां पर ये लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये प्लीज अंडरस्टैंड, इसको आप ऐसा कंस्टिट्यूट मत करो कि ये होल्डिंग के साथ नहीं चलेगा। यहां पर क्या समझा है प्लीज, अगर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो रहा है मां कसम मर जाएंगे अपन लोग। ओके, ये एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझे। ओके, मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं। स्टूडेंट में नोट दैट फॉर पर्पस ऑफ क्लॉज ई अबाउट द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कंस्टिट्यूट एज ए ट्रांजैक्शन एंटर टू फॉर कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, ये जो नीचे के एग्जांपल दिए है ना, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन को डिफाइन किए हैं एंड दिस विल बी यूज्ड इन द पॉइंट ऑफ दिस वन। तो दिस कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज फॉर होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, एसोसिएट ऑफ होल्डिंग, कंपनी। समझ में आया? इसको ऐसा कंस्टिट्यूट मत करना कि खाली नहीं, खाली किसके साथ है? कंपनी के साथ। खाली कंपनी के साथ नहीं है, सबके साथ है। यानी अगर मेरी होल्डिंग सर्विसेज कोई प्रोडक्ट बेच रही है और वो प्रोडक्ट लेके मैंने खरीदा, चलिए यार गला बहुत दुख रहा है यार आज। क्या वो चलेगा? हाँ चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा सवाल है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, पर क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। अब मेरे को बताओ आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कैसे नहीं होगा फिर? एग्जांपल, हाँ जैसा सबको ट्रीट कर रहा है, लेकिन मेरे को डिस्काउंटेड रेट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंटेड रेट है तो नहीं चलेगा। आत्मा क्लियर है? यानी ये लोग बोल रहे हैं अच्छा आप ऑडिटर हो तो भाई 1,500 क्यों भर रहे हो, एक काम करो आप फ्री में या 100 रुपए में, आगे 500 रुपए में दो, बस 1,500 रुपए मत दो, खत्म। ओके, यू आर डिस्क्वालिफाइड एज ऑडिटर। भारत माता की जय। सेपा मालिक, यस वंडर। वो अगर सबको देते हैं डेट तो मेरे को भी चल जाएगा। अगर वो डेट 1-2 महीने का डेट है और वो डेट सबको ही देते हैं, खाली मेरे को नहीं दे रहे, मेरे को फेवरेटिज्म नहीं करना, बस दैट्स इट। आत्मा क्लियर? फेवरेटिज्म मतलब फेवरेटिज्म, हाँ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। विनोद सर के पास ये रूम है, ये रूम इस कंपनी को चाहिए था। विनोद सर ऑडिटर है, एज्यूम करते हैं विनोद सर का रूम है, विनोद सर ऑडिटर है। विनोद इनको रूम चाहिए था इधर ये बिल्डिंग में, ये बोले हमको ये रूम दे दो। विनोद सर ने बोला ठीक है भाड़े पे दे देते। क्या ये मैं इसके एक्सेप्शन में डाल सकता हूं? आर्म लेंथ प्राइस पे दिया, जो भाड़ा सबको दे रहे वही दे रहे, और विनोद सर ऑडिटर बने हुए। नहीं चलेगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कुछ समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या कंपनी, इस कंपनी का काम प्रोडक्ट बेचना है या रूम रेंट पे लेके टाइम पास करना है? प्रोडक्ट बेचना है, रूम रेंट पे लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। इसलिए आप क्या नहीं बन सकते, जो सवाल शायद किसने पूछा था मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, ओके किसी ने इधर से पूछा था सर क्रेडिटर बन सकता है क्या? नहीं। कौन? कंपनी। यानी कंपनी क्रेडिटर बन ही नहीं सकती ना मेरा। तो मेरे को बताओ अगर मेरा ये रूम है, मैंने आपको रेंट पे दिया, तो आप मेरे एक बुक्स में क्या आ गए? क्रेडिटर। नहीं बन सकती, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप नहीं चलेगा। बिजनेस रिलेशनशिप नहीं चलेगा, मैं वापस बोल रहा हूं, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब आप लेसर लेसी नहीं बन सकते। ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहे तो ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रहे तो ये चीज नहीं चलेगी। इज द पॉइंट क्लियर? पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसका? कंपनी का, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सीए ऑडिटर है, तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सीए ऑडिटर। इज दैट पॉइंट क्लियर? नहीं, हाँ ना, नहीं झेपा यार, झेपा क्या मालिक? पक्का एवरीबडी? ठीक है, ओके। क्योंकि और एक ये लॉजिक बैठा होगा। अब सवाल आता है, मेरे भाई लेसर है, मेरे भाई का ही रूम है और भाई ने भाड़े पे दिया है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का डिस्कशन चल रहा है। मेरा क्वेश्चन है, तुम समझेगा सवाल? अब मैं आगे और शिफ्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई का ये रूम है, भाई ने इस कंपनी को दिया हुआ है भाड़े पे और मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं।
पहले क्लॉज ही पर्सन और फर्म का था, रिलेटिव का कोई डिस्कशन ही नहीं था। क्या बोला, क्या बोले सब लोग, क्या बोले, चलेगा या नहीं चलेगा, किसे कैसे चलेगा? क्योंकि नाम क्या दिया इधर, पर्सन और फर्म, यानी मेरा या मेरे फर्म का, बाकी कोई रिलेटिव का लिखा है क्या? नहीं चलेगा। कैसे? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इन्होंने ऐसे बैंक नहीं किया है रिलेटिव बोल के, इनडायरेक्टली के थ्रू। ये बोलते हैं तुम्हारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरे को बताओ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या हुई फिर? हाँ मेरे को बताओ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या हुई फिर? व्हाट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फिर? रिलेटिव के साथ में। मेरे को मालूम है, मेरे को करना ही नहीं है ट्रांजेक्शन, मैं क्या करूंगा? रिलेटिव के थ्रू ट्रांजेक्शन करूंगा। देखो आर्म लेंथ प्राइस पे अगर ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है तो मेरे को सोचना है क्या? नहीं, लेकिन मेरे को कुछ ट्रांजेक्शन करना है लेसर लेसी जैसा, मैं कैसे करने की कोशिश करूंगा? मेरे भाई, मेरे बीवी के नाम पे तुम्हारा प्रॉपर्टी, और बीवी एंटर कर रही है, ओके चलो मैं चलो दो मतलब एकदम जबरदस्त काम करेगा, नहीं चलेगा। तो ये लोग बोलते हैं भाई हम तुम्हें रोक रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल से अगला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो मेरे को बता अगले पॉइंट में क्या लिखा? ओके कौन कौन हुआ? पार्टनर एंड फर्म, लेकिन इसमें आगे क्या लगाएगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? और क्या नहीं होना चाहिए? बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। कुछ झेपा या नहीं झेपा? ओके और इसमें से कौन सी दो चीज निकालोगे? कौन सी दो चीज निकालोगे बेटा? पहला पॉइंट कमर्शियल में, बिजनेस में कौन सा निकालोगे? जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन ये प्रोफेशनल सर्विसेज शुड बी परमिटेड बाय आईसीआई। आत्मा क्लियर? प्रोफेशनल सर्विसेज आईसीआई से होनी चाहिए, आईसीआई के थ्रू होनी चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट आर्म लेंथ, लेकिन वो आर्म लेंथ में क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। समझा क्या? मेरे ख्याल से झेपा ये पॉइंट। तो इधर तक की कहानी अपन क्लोज कर रहे हैं, इधर तक क्या झेपा? इधर तक मेरे को बता दो, फटाफट रिपीट करके बता दो। और वापस बता रहा हूं, देखो ये बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ये पूरा आंसर रटना पड़ेगा, बहुत रेयर चांसेस है आपको पूरा आंसर रटना पड़ेगा। इसका एक केस स्टडी आएगा, केस स्टडी में आपको 141 सबसेक्शन 3 को लगाना पड़ेगा। उसका क्लॉज आपको याद रहा, गुड इनफ। नहीं याद रहा तो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो। और नहीं याद रहा तो मत लिखना, ऐसा नहीं बोला मैंने, मेहनत करो बोला। याद रखने में मेहनत करो। ए बी सी हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया है। डी में 1 2 3 सब क्लॉज किए, मेहनत करो थोड़ी सी, और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये आंसर अगर आ गया तो पॉलिश होगा। अपना आंसर पॉलिश होना जरूरी है। ओके क्योंकि देखो ये आंसर सबको आने वाला है कि नहीं आने वाला है? मेरा क्वेश्चन मेरे को बताओ, इधर प्रेस्टीज में इंडिया में जितने जन बैठे हैं, किसको नहीं आने वाला है आंसर? सबको आने वाला है। हो सकता है वो 19-20 हो खाली, वो थोड़ा सा मालूम है ना, वो लैंग्वेज या पॉइंट है। तो अपन और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस आंसर को? सेक्शन एंड सबसेक्शंस, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, जितना आप बेहतर बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये सबको आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आप सही रहोगे और दूसरा गलत रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट के दूसरे पोर्शन में मैंने आपको टेक्निकली बताया कितना आप बेटर कर सकते हो। इसमें आप बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो? खाली रटना, रटो रटो रटो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद रटना है। आत्मा क्लियर? ओके तो मेरे को बताओ ए बी सी डी क्या क्या पढ़ा? क्लॉज। ओके सेक्शन कौन सा चल रहा है अपना? 141। सब सेक्शन कौन सा चल रहा है? 3। ओके 1 और 2 किसके लिए गया? ओके 1 किसके लिए? कौन ऑडिटर हो सकता है? 2 किसके लिए? फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर होने चाहिए। 3 किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन। आत्मा क्लियर? और मैंने आपको यह भी बताया था 4th किसके लिए? 4th भी है, पर 4th क्या है मालूम है? अब भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। ओके मेरे को बताओ, ये जो आपने अभी पढ़ा स्क्रीन पे, ओके ये आज नहीं था, जिस दिन अपॉइंट किया उस दिन नहीं था, लेकिन 15 दिन के बाद था। 15 दिन क्या 2 महीने के बाद वो ऐसा कुछ वापस अट्रैक्ट हो गया, डिस्क्वालिफाइड। कब से डिस्क्वालिफाइड? उस दिन से। और जब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा तो आपको ये समझना होगा, कल अपन डिस्कस करेंगे कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। क्या होगी? कैजुअल वैकेंसी। जब अपन 139 डिस्कस करेंगे तब कैजुअल वैकेंसी होगी, तो कैजुअल वैकेंसी के हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। आप कौन? कंपनी अगर मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया तो ऑडिटर को तो छोड़ना पड़ेगा इमीडिएटली। करेक्टिव एक्शन ऑप्शन मत देना, उस दिन से डिस्क्वालिफाइड। ऐसा हो सकता है भी आप कोई बोलो सर मेरे को मालूम नहीं था और वो चलते गया, मेरे पापा ने शेयर खरीद लिए, मेरे को बताया तक नहीं। तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जिस दिन से आपका शेयर खरीद लिया गया, उसके बाद के सारे काम आपके गए। उसके बाद कोई काम का मतलब कर ही नहीं सकते आप। सर व्हाट इफ मैंने कर लिया और मुझे मालूम नहीं था, सारे काम गए। ओके वाइप ऑफ, दैट्स इट। पॉइंट है, लॉ ऐसा ही है। अब सवाल होता है ये 5 पॉइंट, मेरे को एक बार 5 पॉइंट रीड कर दीजिए। ओके सर। अच्छा मैं अपन कैसे लिखेंगे? पहला क्या है? कौन नहीं बन सकता ऑडिटर? आंसर बताओ, सेक्शन क्या है? मतलब पूरा आंसर, मैं सेक्शन बताओ। 141 1 नहीं,
141 3A, समझा? दूसरा पॉइंट 141 3B, कौन नहीं बन सकता? ऑफिसर एम्प्लॉय। 141 3C, कौन नहीं बन सकता? एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। 141 3D, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज मतलब सब क्लॉज है, समझ में आ रहा है? सिक्योरिटीज, इंडेप्थनेस, गारंटी, आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? एंड उसके बाद आएगा 141 3E, इधर तक कोई दिक्कत? और ई में क्या बोला है? क्या नहीं होना चाहिए? बिजनेस रिलेशन नहीं होनी चाहिए। किसके साथ? पर्सन और फर्म के साथ। अब जब मैं बोलता पर्सन और फर्म में डायरेक्टली और, तो इन शॉर्ट जो आपका ऊपर का कॉन्सेप्ट है ना वही लगा वापस, पीपीआर ही हो गया। अरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली में सब कवर हो गया ना रे। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भारत माता की जय। झेपा क्या एवरीबॉडी? ओके, ई के बाद एफ वाला पॉइंट पांचट है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, आगे हो जाऊंगा, छोटा पॉइंट है इसके लिए इधर अपडेट कर देते हैं। ओके, एफ वाला पॉइंट। ओके, जो अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरे कंपनी मैं अगर ऑफिसर हूं कंपनी का, ओके मैं, अच्छा क्या अपन ने मैं शिव कुमार ना, शिव कुमार, ओके शिव कुमार कौन है? कंपनी का एम्प्लॉय है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं। ओके, गगन जो कि उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, क्या वो बन सकता है? अंजलि जो उस एम्प्लॉय की पार्टनर है, ओके ये बंदा मोनिश जो डायरेक्टर है, ये रोका ना ऊपर है। व्हाट इफ समझ करो, मोनिश कंपनी का डायरेक्टर है, मोनिश कंपनी का डायरेक्टर है, ओके अब उस कंपनी में उसका रिलेटिव भी काम कर रहा है, पार्थ उसका रिलेटिव है। कौन है? रिलेटिव। ओके, ये समझ में आया? ओके, और पार्थ जब अपन ने डिस्कशन किया, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये लॉजिक बिठाओ आप। पार्थ अब यहां पर कंपनी में अगर काम कर रहा है, मेरा क्वेश्चन क्लियर है, पार्थ क्या कर रहा है? कंपनी में काम कर रहा है। ओके, पार्थ भी कंपनी में काम कर रहा है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं। अब उल्टा करते हैं, पार्थ कंपनी में काम कर रहा है और पार्थ का रिलेटिव मोनिश है जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है। सवाल है क्या वो ऑडिटर बन सकता है? यानी जिसका रिलेटिव कंपनी में काम कर रहा है, आपने बोला था ऑडिटर काम नहीं करना चाहिए कंपनी में, मैं समझ गया, लेकिन व्हाट इफ मेरा रिलेटिव उस कंपनी में एम्प्लॉई है? व्हाट इफ मेरा रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? यार नहीं, इसमें किधर आया? नहीं, रिलेटिव की तरफ बनाया है। मैं क्या बोल रहा हूं इधर? सवाल क्या मेरा? मैं इधर ऑडिटर को नहीं पूछ रहा हूं। देखो ये तो डिस्कशन ऑडिटर का था, सब लोग मेरे साथ समझेगा, ये ऑडिटर का छोड़ दो डिस्कशन। मैं बोल रहा हूं ऑडिटर का रिलेटिव, ये रिलेटिव इधर किधर आ रहा है? ऑडिटर का रिलेटिव, समझ में कुछ आया? ये सवाल है और ये क्लॉज एफ कवर करता है, सब क्लॉज एफ कवर करता है। क्लॉज एफ क्या बोलता है? पढ़िए, क्लॉज एफ क्या बोलता है? पढ़िए। एफ बोलता है अ पर्सन, क्या? अ पर्सन हु इज रिलेटिव, हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एज ए डायरेक्टर और केएमपी। मतलब यानी अगर मैं एक कंपनी का काम कर रहा हूं, सुनिए, मैं कंपनी में ऑडिटर बन रहा हूं, इधर ऑडिटर बन रहा हूं, इस कंपनी में मेरा कौन नहीं होना चाहिए? देखो इस कंपनी का मैं एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता, ये तो पढ़ लिया अपन ने। मैं बोल रहा हूं मेरा रिलेटिव इस कंपनी में कौन नहीं होना चाहिए? डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, केएमपी नहीं होना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरा सवाल है क्या वो एम्प्लॉय हो सकता है? ओके, हां या ना? पक्का? एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एक मेरा भाई है, ओके मेरा भाई है, रिलेटिव मेरा भाई है, और मेरा भाई यहां पर एक छोटे से एक एचआर की पोजीशन पे कुछ काम कर रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा? डायरेक्टर नहीं है वो, केएमपी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर और केएमपी रहा तो समझ में कुछ आया? ओके देखो सर, मैं इधर एचआर के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? क्यों? मेरे को रोक दिया। मेरा भाई इस कंपनी में एचआर का है, एम्प्लॉय एचआर का है, चलेगा? चलेगा। तो मेरा भाई क्या नहीं होना चाहिए? पक्का झेपा। तो मेरे भाई को रोक दो, मेरे भाई को रोक दो। सर मेरे भाई को कौन से इसमें रोकोगे? क्लॉज में कौन से? एफ में। रिलेटिव ऑफ क्या? ऑडिटर। क्या नहीं हो सकता? डायरेक्टर नहीं हो सकता, केएमपी नहीं हो सकता। झेपा क्या एवरीबॉडी? पक्का? पक्का झेपा मालिक? इसके बाद दो छोटे पॉइंट है, ओके जो आपको 5 आंसर याद रखना है, जिसके बाद 2 पॉइंट में कोई दम नहीं है, जिसका डिस्कशन अपन आज क्लोज 2 मिनट में क्लोज होएगा। सबसे पहला पॉइंट, ओके आपके पास नंबर ऑफ ऑडिट्स बताए गए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए।
ओके 20 ऑडिट्स आपके पास दिए हुए हैं, 20 ऑडिट्स आपके पास दिए हुए हैं, पर स्टैट्यूटरी ऑडिट का ही डिस्कशन चल रहा है अपने पास। क्या अपन टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, अपन कौन सा ऑडिट की बात कर रहे हैं? और ये 20 में भी कंफ्यूज मत होना, ये 20 अपन आज के डिस्कशन में नहीं है, परसों आएगा, थर्सडे को अपन डिस्कस करेंगे 20 के ऊपर, बकायदा 20 के ऊपर थर्सडे को डिस्कस करूंगा, तब देखना इसमें और कितने कंफ्यूजन निकलता। और ये 20 तो आपके पास इंटर में रहेगा, फाइनल में आने के बाद ये 20 का फिगर भी चेंज होने वाला, क्योंकि 20 का क्राइटेरिया 50 नहीं है, 30 है, पर 30 में और कुछ क्राइटेरिया है। ओके, आईसीआई के क्राइटेरिया 20 में अपनी लिमिट्स है। ओके, जिसके अंदर है ना, एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 100 करोड़ के नीचे है पेड अप शेयर कैपिटल, उसको 20 की लिमिट में इंक्लूड नहीं करना, ये 20 की लिमिट है। ओके, कब देखेंगे अपन? थर्सडे। अभी हेडेक मत करो, अभी हेडेक मत करो, तो कंफ्यूजन रहेगा, जो भी रहेगा अपन देखेंगे। लेकिन अभी के लिए कितने ऑडिट ले सकता है तू? 20। अब मेरे को होता 20 ऑडिट ऑलरेडी है, और अब ये लोग बोलते हैं तुम मेरा ऑडिटर बनाओ, बन सकता है क्या? डिस्क्वालिफाइड। ओके, जेपा क्या? जेपा क्या? एवरीबॉडी। पर क्या ऐसा हो सकता है मैं किसी और कंपनी से रिजाइन करके इस कंपनी में ज्वाइन करूं? आप देख लो, ये पॉइंट रहेगा। लेकिन याद रखना, ये फीस जब रिजाइन करोगे तो रीजन दिया जाएगा, और फीस भी दे, और आईसीआई के पास कंप्लेंट चला गया, यू आर डन। ओके, नहीं भाई, आईसीआई इस चीज को बहुत टेक्निकली लेती है। यानी तू अरे भाई, तू मेरी इज्जत लेके, रेपुटेशन लेके काम ले रहा है, और तू क्या मतलब पैसे के चक्कर में रिजाइन करने के लिए ग्राउंड सही चाहिए। ओके, आपके लिए बहुत भयंकर पॉइंट है, रिजाइन करने के लिए ग्राउंड सही चाहिए। रिजाइन करने का ऐसा मन किया, कल से मैं आऊंगा नहीं, कल से मैं आऊंगा नहीं, कुछ समझा क्या मालिक? अरे हाँ या ना? ओके, अरे झेपा कि नहीं झेपा? अरे सुनो 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 सुनो, ओके, क्या बोल रहा है बेटा? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है 140 में। देखो, टेक्निकली आप देखोगे, आंसर पढ़ोगे, कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेबी आती है पिक्चर में, सारे जन आते हैं पिक्चर में, आईसी आते हैं। रिजाइन जब कर रहे हो यार, कंपनी का इमेज, कंपनी का इमेज क्या होगा भाई? कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन किया, ऐसा ही वर्ड सुनने के बाद मेरे को बताओ क्या चर्चा होगी मार्केट में? कंपनी सही नहीं है, तो कंपनी कैसे इस चीज को टॉलरेट करेगी? तुम ग्राउंड, और फीस की वजह से तुम रिजाइन कर रहे हो, मतलब फिर तुम्हारी इज्जत कितनी उछाली जाएगी? तुम्हारी तो उछाली नहीं जाएगी, आईसीआई की। आईसीआई इज इंटरेस्टेड इन देयर, बात खत्म। इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन तुम्हारे, ठीक है बॉस, ठीक है। इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, इट इज अदर मिसकंडक्ट ऑल्सो। तो पर्सनल लाइफ में भी तू कुछ कांड कर रहा है, उसकी वजह से इंस्टीट्यूट को लगा, तेरी वजह से इंस्टीट्यूट पे हानि पहुंच रही है, क्योंकि फ्रॉड करने वाला बंदा सीए है, ऐसा बोला जाएगा। ओके, और वो कलंक तेरे अकेले पे नहीं लगेगा, पर्सनल, पर्सनल पे भी तूने कांड किया है। घर की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, वो प्रॉपर्टी तेरे भाई को मिली, तूने फॉर साइन करके तूने अपने नाम पे कर दे। ओके, बाद में भाई ने केस किया तेरे ऊपर, और भाई ने बोला ये उल्लू बना के साला प्रॉपर्टी सब हाथे आ लिया। ओके, बाद में मालूम पड़ता है तूने फॉल्स सिग्नेचर किया था, जज साहब ने तुझे मतलब ऐसा मुजरिम करार दिया, बोला झोल किया, 420 का केस टका। आईसीआई बोलता है ठीक है तू इधर आ। आईसीआई बोलेगा ये क्या करता है फॉल्स सिग्नेचर? आईसीआई बोलेगा आईसीआई इसमें मत पड़, ये चीज तेरा प्रोफेशनल रिलेटेड है क्या? नहीं, मैंने पर्सनल क्या कर रहा हूं, तेरे को क्या लेना देना? आईसीआई बोलेगी मंकी डोंकी गेट आउट। ओके, बिकॉज तेरी वजह से अभी पब्लिक में इमेज क्या होगा? ये कौन कर रहा है? सीए। ये जो फॉल्स सिग्नेचर किया ये तूने नहीं किए, सीए ने किया, और वो उसकी वजह से इमेज खराब होगा, इसलिए मेरे को तू नहीं चाहिए। आईसीआई ये बोलेगा। ओके, और सीए फाइनल में जाने के बाद तेरे को ऑडिट में भी है, एफआर में भी है, आंसर है, एफआर में भी है, इथिक्स वाला कॉन्टेक्स्ट है। भारत मालिक है, जेपा के मालिक। तो कितने के ऊपर ऑडिट नहीं चाहिए तेरे पास? कितने के ऊपर नहीं चाहिए? 20। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट, ये हो गया मेरा जी के बाद और कौन सा आता है? जी के बाद क्या आता है मेरे को नहीं मालूम। एच, कौन सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? यही दिक्कत है, मैं बोल रहा हूं ना, ये गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए, क्योंकि मेरे को आंसर ऐसे लिखाने, आंसर ऐसे याद रखने, बाकी मैं वर्ड भी क्यों रखूं। ओके, तो इधर याद रखना 20 ऑडिट्स, इसमें और एक कुछ पॉइंट रहेगा जो मैं परसों डिस्कस करूंगा। और एच के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, तू फ्रॉड के किस्से में अंदर गया था, और वो फ्रॉड का किस्सा 10 साल इलेप्स नहीं हुए अभी तक। तुझे कोर्ट ने, ओके, कानूनन मैं वापस बोल रहा हूं, कोर्ट ने तेरे को मतलब कन्विक्ट किया है। मैं वापस बोल रहा हूं, कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं, कोर्ट ने तुझे क्या किया है? कन्विक्ट किया। कन्विक्ट समझ में आ रहा है? कन्विक्ट मतलब दोषी पाया गया है, उस दिन से लेकर 10 साल तक नहीं होएगा, तो ऑडिटर नहीं करेगा। ओके सर, 10 साल तक कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया उसको, और पीडब्ल्यूसी को नहीं किया कन्विक्ट, वो सेबी ने डाला है।
तुम मिक्स मत करो। पीडब्ल्यूसी का जो पार्टनर है उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, तो पीडब्ल्यूसी का पार्टनर 10 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता भैया। कैसे? हाँ, पनिशमेंट खत्म होने के बाद 10 साल के बाद उम्र नहीं बचती अपनी। ओके, जिस दिन डेट 10 साल कब से कैलकुलेट करना है आपको? ओके, डेट ऑफ कन्विक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कन्विक्शन नहीं है, डेट ऑफ कन्विक्शन। ओके, डेट ऑफ कन्विक्शन 10 years फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन। डेट ऑफ कन्विक्शन मतलब क्या? जिस दिन उन्होंने बोला कि भाई तू जुर्म किया हुआ है, जेल में जा, उसको कितने साल की सजा हुई उससे कोई लेना नहीं। सर खाली 6 महीने के लिए अंदर गया था सर, मैं खाली 6 महीने के लिए गया था सर, पर फ्रॉड था ना 10। ओके, लेकिन याद रखना, इसको ये फ्रॉड का आउटकम किसने देना चाहिए? ट्रिब्यूनल ने नहीं, कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिब्यूनल का मिक्स मत करना। ओके, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है फ्रॉड का तो 5 साल होता है, वो सेक्शन 140 में लगेगा, इधर नहीं लगेगा। तो अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है कि ऑडिटर तो फ्रॉड में इन्वॉल्व था, ट्रिब्यूनल समझ में आ रहा है? कौन ट्रिब्यूनल? कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। अगर उन्होंने बोला तू फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो कितने साल? 5 साल। ओके, और कोर्ट ने बोला तू फ्रॉड में इन्वॉल्व है, 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ, दोनों में डेट ऑफ कन्विक्शन है, दोनों में डेट ऑफ कन्विक्शन। इज द पॉइंट क्लियर? ये हो गया अपनी कहानी। भारत माता की जेब आ गया एवरीबॉडी। कोई भी क्वेश्चन है अपन केस स्टडी लेंगे, देखेंगे। ओके, केस स्टडी का पॉइंट है। ओके, याद रखना कल वॉल्यूम 2B 2A या 2B में मैसेज करता हूं, वो भी लेके आना साथ में केस स्टडी का डिस्कशन करने के लिए। और सॉफ्ट कॉपी में बाकी जन को जो लॉ वाले उनको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा मैं, ठीक है? बाकी सबको भी सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा, सॉफ्ट कॉपी से जम रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा क्लियर? सी यू टुमारो, टेक केयर। सर 20 की लिमिट पर पार्टनर है क्या? आंसर इज यस, पर थर्सडे को उसको बेटर करते हैं अपन।